It is related to check law, case laws on responsibility of paying bank। तो सबसे पहले तो आपको पेइंग बैंक के बारे में समझना होगा कि पेइंग बैंक को होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम यहां पर चेक को ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए चेक को यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहां पर आपका अकाउंट चल रहा था बैंक में, तो आपने चेक को यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो चेक ड्रॉ होता है ये हमेशा और हमेशा किसी ना किसी बैंक के ऊपर ड्रॉ होता है, यानी कि चेक के केस में जो नंबर ऑफ पार्टीज रहती है वो तो 3 रहेंगी। जैसे कि यहां पर ड्रॉअर है, जिस पर्सन ने चेक को ड्रॉ किया, यानी कि ऑनर ऑफ द अकाउंट, यानी कि जिसका अकाउंट मेंटेन्ड है किसी बैंक में, वो रहेगा। एंड हमेशा हमेशा ड्रॉ किसके ऊपर होगा? बैंक के ऊपर ही ड्रॉ होगा। तो यहां पर जो ड्रॉई रहेगा चेक के केस में, डेट विल ऑलवेज बी अ बैंक, वो हमेशा ही एक बैंक ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए, जो चेक है उसके केस में जो ड्रॉई है वो हमेशा और हमेशा एक बैंक रहेगा। अब मान लीजिए पर्सन ए ने ये चेक दे दिया था पर्सन सी को चेक दे दिया था, जो कि यहां पर पेई बन गया, यानी कि इसको पैसे मिले थे। सो सी वाज द पेई ऑफ द बैंक, एंड सी ने ये चेक जो था ये अपने बैंक के साथ डिपॉजिट करवा दिया। लेट अस नेम इट एबीसी बैंक, जहां पर इसने चेक को डिपॉजिट करवाया, ठीक है। तो एबीसी बैंक यहां पर एजेंट की तरह एक्ट करेगा फॉर द पर्सन सी, क्योंकि वो पर्सन सी के बिहाफ पर यहां पर चेक को कलेक्ट करने के लिए जाएगा। डेट इज वाई इट इज नेम्ड एज कलेक्टिंग बैंक। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वी नेम इट एज कलेक्टिंग बैंक। इसको हम कलेक्टिंग बैंक कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? वी विल बी नेमिंग इट एज द कलेक्टिंग बैंक। इसको हम कलेक्टिंग बैंक कहेंगे। एंड फर्दर ये बैंक एबीसी जो है कलेक्शन के लिए चेक को भेजेगा। हो सकता है कि सेम ब्रांच जिसमें इसका अकाउंट मेंटेन्ड हो पर्सन ए का, उसी को भेज दे, या फिर हो सकता है कि एबीसी बैंक जो है वो यहां पर कलेक्शन के लिए चेक को बैंक की ही इसी बैंक की जहां पर ए का अकाउंट है उसी की कोई और ब्रांच में भी भेज सकता है। सो दैट इज अ केस रिलेटेड। तो यहां पर जो बैंक यहां पर पेमेंट करने वाला है, दैट इज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ और एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ द बैंक where the account of the drawer was maintained, that is said to be what? That is said to be the पेइंग बैंक। तो वो यहां पर क्या बन जाएगा? पेइंग बैंक बन जाएगा। तो इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रिलेटेड टू की केस लॉज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, पेइंग बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट यूनिट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कि यहां पर कलेक्टिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चेक की बात करते हैं, जो यहां पर 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट हैं? एक तो है यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रोमिसरी नोट, एंड तीसरा है चेक। यहां पर तीनों ही किसमें डिफाइंड है? ऑल 3 आर डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6 है, सबसे पहले हम चेक के बारे में बात करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि चेक से रिलेटेड रहेगा। तो यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसमें चेक को डिफाइन किया गया है। जो चेक है वो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। जो चेक है वो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, जिसको किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले आपको यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन के बारे में मैं समझा देता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को यहां पर गुड्स यहां पर बेचे। लेट अस सपोज द केस कि पर्सन ए ने पर्सन बी को गुड्स बेची है, ठीक है। एंड यहां पर पर्सन ए ने गुड्स डिलीवर कर दिए, बी ने अभी पैसे यहां पर ए को नहीं दिए हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो सेलर ऑफ द गुड्स है, यानी कि जो पर्सन ए है यहां पर, वो यहां पर बिल को ड्रॉ करेगा। अ बिल विल बी ड्रॉन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, एंड फर्दर इट विल बी इन द नेम ऑफ द ड्रॉ। जिस पर्सन के लिए बिल ड्रॉ किया गया, पर्सन बी के लिए ड्रॉ किया गया। अब यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक ये रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। लैंग्वेज की तरफ ध्यान दीजिए, एक रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर है। रिटर्न राइटिंग में तो होता ही होता है, एंड साथ में एक अनकंडीशनल है, किसी भी कंडीशन के ऊपर ये खारिज नहीं होगा। तो यहां पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर है ए के द्वारा, यानी कि सेलर के द्वारा एक ऑर्डर रहेगा। किसको? बायर ऑफ द गुड्स के लिए एक ऑर्डर रहेगा कि तुमने मुझे इस पर्टिकुलर डेट को या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या मेरी डिमांड के ऊपर, जब भी मैं पैसा डिमांड करूंगा, तुम्हें मुझे पैसा वापस करना होगा। मान लीजिए गुड्स बेची गई थी 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की गुड्स बेची गई थी। तो यहां पर ए ने एक अनकंडीशनल ऑर्डर को ड्रॉ कर दिया बी के ऊपर कि तुमने मुझे 3 महीने के बाद या जब मैं पैसा डिमांड करूंगा या पर्टिकुलर डेट के ऊपर तुमने मुझे 20,000 रुपए मेरे वापस करने हैं। एंड अब यहां पर जब तक ये पर्सन बी, यानी कि जो यहां पर बायर ऑफ गुड्स है, जब तक ये इस बिल को
एक्सेप्ट नहीं करता तब तक इस बिल का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यानी कि ड्रॉ कौन करेगा, यानी कि जो यहां पर क्रेडिटर है डेट विल बी द ड्रॉअर ऑफ द बिल, एंड जो डेप्टर है जिस पर्सन ने पैसे वापस देने थे वो यहां पर बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंड फर्दर डेट विल बी द ड्रॉई, वही पर्सन ड्रॉई होगा तो ये फर्दर बिल को एक्सेप्ट भी करेगा। सो पर्सन बी विल बी एक्सेप्टिंग द बिल एंड वापस इस पर्सन को वापस कर देगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये कंडीशन हो सकती है कि पर्सन ये कहे कि पैसे तुमने मुझे ही वापस करने हैं या किसी और पार्टी को वापस करने हैं। सो वी विल टेक द केस कि यहां पर पर्सन ए ने किसी और के पैसे देने थे तो पर्सन बी डायरेक्टेड, पर्सन बी ऑर्डर्ड, पर्सन ए ऑर्डर्ड पर्सन बी सो एज टू कि उसने यहां पर उसे एक पैसे तो पे करने हैं इस पर्टिकुलर डेट के बाद या किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर या डिमांड के ऊपर, लेकिन वो यहां पर पर्सन सी के नाम में पे करने हैं। दैट वुड बी द पेई ऑफ द बिल, दैट वुड बी द पेई ऑफ द बिल। इज इट क्लियर? तो तीन पार्टीज हमारे पास बन गई, एक बन गया ड्रॉअर ऑफ द बिल जो कि यहां पर बिल को ड्रॉ करेगा, एंड सेकंड इट इज द ड्रॉई जिसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया है जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है एंड टाइम आने पर पेमेंट करेगा, एंड थर्ड पर्सन जिसे अल्टीमेटली पेमेंट मिलेगी वो ड्रॉअर भी हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट इन जनरल केस एक्ट के हिसाब से यहां पर रूल के हिसाब से तीन पार्टीज ही कही गई हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। इज दैट क्लियर? ओके अब यहां पर चेक जो होता है वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। सो चेक इज आल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन यहां पर क्या रहता है सिस्टम कि पर्सन ए का एक अकाउंट मेंटेन्ड है, कहां पर मेंटेन्ड है, बैंक के ऊपर अकाउंट मेंटेन्ड है, तो यहां पर पर्सन ए जो एक बिल ड्रॉ करेगा वो बैंक के ऊपर ही ड्रॉ करेगा। यानी कि यहां पर चेक के केस में जो बिल है वो एक तरह, चेक जो है एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें जो ड्रॉअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है यानी कि जो अकाउंट होल्डर है वो यहां पर जो भी चेक ड्रॉ करेगा वो हमेशा बैंक के ऊपर ड्रॉ होगा। सो द ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंक, ड्रॉई जो है वो हमेशा और हमेशा एक बैंक रहेगा। एंड फर्दर यहां पर बैंक ने तो ऑलरेडी अंडरटेकिंग दे रखी है, क्या अंडरटेकिंग दे रखी है, इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, अगर अकाउंट में बैलेंस मेंटेन्ड है, अकाउंट में बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है एंड प्रॉपर्ली अवेलेबल है एंड ऑल जो चेक है वो प्रॉपर है यानी कि इन अकॉर्डेंस विद द इन अकॉर्डेंस है एंड फर्दर सब चीजें सही सलामत है चेक के ऊपर भी, तो यहां पर बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है उसके, उसको पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सेक्शन में डिफाइंड है ये सब चीजें। फिलहाल के लिए इतनी चीज समझ लीजिए कि चेक के केस में जो चेक है वो एक अनकंडीशनल यहां पर बेसिकली वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है। एंड फर्दर चेक के केस में जो ड्रॉअर है वो यहां पर अकाउंट होल्डर होगा, जो ड्रॉई है वो हमेशा और हमेशा एक बैंक रहेगा। मान लीजिए पर्सन सी को पेमेंट देनी है यहां पर ए ने, तो यहां पर पर्सन सी हो गया पे, यानी कि चेक के ऊपर जो नाम लिख दिया पर्सन का वो पर्सन सी का नाम लिख दिया कि इसको पैसे मिलेंगे। तो यहां पर जो सी है, जो सी पर्सन है वो यहां पर चेक को प्रेजेंट करेगा, वो चेक को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा एंड फर्दर पेमेंट लेगा, यानी कि ऑन डिमांड। The check is payable always and always on demand. The check is payable always and always on demand. Is that clear? So that is related to what? That is related to the check. तो ठीक है, चेक के बेसिक सी चीजें यहां पर ये हैं। Then it is related to the relationship between a banker and customer being debtor creditor relationship. तो बैंक के बीच में अगर हम जनरली बात करते हैं कि सेविंग फंड अकाउंट अगर मेंटेन्ड है तो उसके केस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या है। देखिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या रहेगा अगर आपका सिंपल सेविंग फंड अकाउंट मेंटेन्ड है। अब सिंपल सी चीज समझिएगा कि जो भी पैसा हम बैंक के पास मेंटेन करते हैं वो बैंक के ऊपर क्या है, फॉर बैंक इट इज अ लायबिलिटी। बैंक के लिए जो पैसा यहां पर मेंटेन किया जा रहा है, कहां पर, यहां पर अकाउंट में मेंटेन किया जा रहा है, वो बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि बैंक को वो पैसा कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। सो इट्स अ लायबिलिटी ऑन द बैंक. So it's a liability on the bank. Bank is liable to pay back a particular debt amount. तो बैंक यहां पर क्या हुआ, बैंक यहां पर डेप्टर हुआ जिसने पैसा उधार पर लिया हुआ है। सो बैंक इज अ डेप्टर एंड कस्टमर यहां पर क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ जिसका उसने पैसा देना है। ठीक है, तो बैंक यहां पर डेप्टर है एंड कस्टमर उसका क्रेडिटर है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर इज व्हाट, इट इज डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप, डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप एंड द बैंक ओवर हियर इट इज बाउंड टू पे द चेक। यानी कि जो कोई भी चेक उसके ऊपर ड्रॉ किया गया है अगर वो एज पर द एक्ट है, एज पर इन अकॉर्डेंस है एंड फर्दर प्रॉपर बैलेंस, अकाउंट बैलेंस उसमें मेंटेन्ड है, तो उसके केस में बैंक को उस चेक को ऑनर करना पड़ेगा। अगर बैंक उस चेक को ऑनर नहीं करता है तो उसके केस में बैंक को यहां पर कंपनसेशन करनी पड़ती है, बैंक उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो। ठीक है, आफ्टर इट इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ अ चेक, अमाउंट ऑफ अ चेक।
That is related to where amount in figures and words differ, where the amount is differing in figures and words, the one in words will prevail and be paid। यानी कि अगर यहां पर आपके पास जो भी चेक ड्रॉ किया गया था, जो भी चेक ड्रॉ किया गया था, अगर उसमें जो अमाउंट लिखा गया है इन वर्ड्स एंड फिगर्स लिखा गया है, इन वर्ड्स लिख दिया पे 20,000 ओनली, वहां पर लिख दिया 20,000 की पेमेंट करनी थी तो यहां पर लिख दिया 20,000 ओनली, 20,000 ओनली ऐसा लिख दिया, ठीक है। एंड जो यहाँ पर अपने इन फिगर्स लिखा उसको आपने लिख दिया 2,000 लिख दिया, एक जीरो कम डाल दी। तो कौन सा यहाँ पर अमाउंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा? तो यहाँ पर जो अमाउंट आपने इन वर्ड्स लिखा है डेट विल बी प्रिवेल्ड, तो वो यहाँ पर प्रिवेल करेगा, वो यहाँ पर माना जाएगा एंड डेट विल बी पेड, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर की जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट इन वर्ड्स लिखा है, अमाउंट इन फिगर्स लिखा ही नहीं है, तो उसके केस में पेमेंट नहीं होगी, उसके केस में पेमेंट नहीं होगी, बिकॉज डेट इज एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है एंड सेक्शन 20 में डिफाइंड है। सेक्शन 20 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जहां पर आपने चेक को पूरी तरह से फिल इन नहीं किया है, कुछ ना कुछ डाटा जो है वो रह गया है, उसे हम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अगर वर्ड्स एंड फिगर्स में डिफरेंस है तो यहां पर वर्ड्स की लैंग्वेज जो है वो प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर वर्ड्स या फिगर्स में से कोई एक चीज लिखी नहीं गई है तो उसे हम इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए चेक के ऊपर डेट नहीं डाली, चेक के ऊपर पे का नाम नहीं लिखा, चेक के ऊपर अमाउंट नहीं लिखा इन फिगर्स या फिर इन वर्ड्स नहीं लिखा, तो उसके केस में अगर ऐसी चीजें की गई हैं, यानी कि ओमिशन है, ओमिशन है, किसी चीज को प्रॉपर्ली छोड़ ही दिया गया है, ठीक है, तो उसके केस में उसे इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं एंड दैट इज नॉट टू बी पेड, तो उसे हम पे नहीं करेंगे। ओके, आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू बेयरर और ऑर्डर चेक। इट इज रिलेटेड टू बेयरर एंड ऑर्डर चेक। सो बेयरर चेक क्या होता है? बेयरर चेक वो चेक होता है, यानी कि अगर मेरे हाथ में चेक है तो मेरे पास यहां पर मैं उसका पैसे को लेने का हकदार हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द बेयरर चेक, ठीक है। यानी कि अगर मैं बेयरर चेक को ड्रॉ करता हूं तो जिस पर्सन के पास भी उस चेक का पोजेशन होगा, जिस पर्सन के पास भी उस चेक का पोजेशन होगा, बेसिकली दैट पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। वो पर्सन इस चीज का एंटाइटलमेंट रखता है, इस चीज की उसको हकदार मिल जाएगा कि वो उस चेक की पेमेंट ले सकता है, दैट इज द बेयरर चेक। उसे हम क्या कहते हैं? बेयरर चेक कहते हैं। एंड व्हाट इफ द चेक इज एंडोर्स्ड? अगर चेक एंडोर्स्ड है, यानी कि मान लीजिए चेक जो है ऑर्डर चेक है, लेट अस टेक द केस, सिंपल केस, इफ द चेक इज ऑर्डर चेक, ठीक है, यानी कि आपने चेक के ऊपर लिखा देखा रहेगा कि यहां पर लिखा रहता है पे, उसके बाद ब्लैंक स्पेस रहती है, फिर यहां पर लिखा रहता है बियरर स्लैश ऑर्डर, ठीक है, फिर यहां पर अमाउंट लिखा रहता है, ठीक है, तो ये वर्डिंग रहती है। उसके बाद आपको यहां पर सिग्नेचर्स करने रहते हैं, इन फिगर्स अमाउंट भरना पड़ता है एंड सिग्नेचर्स करना पड़ता है, दैट इज द केस। तो यहां पर आप जो पर्सन का नेम भरते हैं दैट इज द पे, यानी कि जिसको पैसे मिलने वाले हैं उसका नाम भर देते हैं। एंड फर्दर यहां पर बेरर का मतलब है कि जिस पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होगा वो पेमेंट ले सकता है, वो पेमेंट ले सकता है, यानी कि ओवर द काउंटर भी पेमेंट ली जा सकती है, ठीक है। अगर ऑर्डर को यहां पर किया गया, अगर ऑर्डर को टिक किया गया है तो उसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन का नाम लिखा गया सिर्फ और सिर्फ उसी को पेमेंट मिलेगा, जिस पर्सन का नाम लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसी को पेमेंट मिलेगा। जो बेरर चेक होता है उसके केस में किसी भी पर्सन को पेमेंट मिल सकता है, लेकिन ऑर्डर के केस में जिस पर्सन का नाम लिखा है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेई के बीच में सिर्फ उसी को पेमेंट मिलेगा। ओवर द काउंटर भी पेमेंट हो सकता है लेकिन सिर्फ उसी पर्सन को पेमेंट मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ऑर्डर का मतलब ये रहता है। अब मान लीजिए पर्सन ए ने एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दिया पर्सन बी के नाम में, पर्सन बी के नाम में, लेकिन पर्सन बी ने फर्दर उसे देना है पर्सन सी को, तो किस तरह से देगा? सिर्फ और सिर्फ अगर वो इस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी कर देगा तो उससे क्या वो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट सी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। मैं ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर जो इंस्ट्रूमेंट था, अगर जो चेक था वो ऑर्डर चेक है इन द नेम ऑफ पर्सन बी, तो उसके केस में सिर्फ और सिर्फ पर्सन बी यहां पर पेमेंट ले सकता है ओवर द काउंटर या फिर अपने अकाउंट में। वो सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन पेमेंट लेगा। वो यहां पर जो होल्डर है, जो पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? होल्डर कहते हैं। मान लीजिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट था, उसके बाद प्रॉपर कंसिडरेशन थी, तो उसे उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। ये दो टर्म्स हैं, मैं यहां पर आपको सभी टर्म्स को प्रॉपरली समझा दे रहा हूं, काइंडली इनको कंफ्यूज नहीं करना है। तो उस पर्सन को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। मैं आपको प्रॉपरली इसका एग्जांपल देकर भी समझा दूंगा, ठीक है।
फिलहाल के लिए इस चीज को समझिएगा सिर्फ और सिर्फ कि पर्सन ए ने एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दिया है पर्सन बी को, पर्सन ए ने एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दिया है पर्सन बी को। अब पर्सन बी ने यहां पर देना था पर्सन सी को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी कर दे, चेक की डिलीवरी कर दे एंड पर्सन सी यहां पर पेमेंट ले पाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। अगर तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता तो यहां पर बी सी को यहां पर पोजेशन दे देता इंस्ट्रूमेंट का एंड सी पेमेंट ले सकता था, लेकिन अब ये क्या है, दिस इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में जो पर्सन बी है उसे दो चीजें करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी? एक तो यहां पर उसे करना पड़ेगा डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकंड जो है यहां पर दैट वुड बी एंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, एंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर उसे एंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ यहां पर इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, तभी वो यहां पर फर्दर पर्सन सी पेमेंट लेने का हकदार होगा। ठीक है, तो एंडोर्समेंट का मतलब रहता है कि चेक के पीछे या फिर चेक के फेस के ऊपर यहां पर पर्सन सी का नेम लिख करके जैसे लिख दिया जाए कि पे टू पर्सन सी, उसके बाद जो पर्सन बी है जिसके नाम में चेक था वो यहां पर सिग्नेचर्स कर देगा इन फुल, दैट वुड बी बेसिकली व्हाट, दैट वुड बी द एंडोर्समेंट। तो ऐसा करना पड़ेगा तभी यहां पर पर्सन सी जो है वो पेमेंट ले पाएगा, अदरवाइज पेमेंट नहीं ले पाएगा। तो एक चीज हमने समझी है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट के केस में जिसके पास पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो यहां पर पेमेंट ले पाता, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में जिस पर्सन के नेम में इंस्ट्रूमेंट है अगर वो फर्दर किसी और को पेमेंट करना चाहता है यानी कि नेगोशिएशन करना चाहता है, सो नेगोशिएशन के पर्पस के लिए एंड ऑर्डर के चेक के केस में यहां पर आपको डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करनी पड़ेगी, साथ में आपको एंडोर्समेंट भी करनी पड़ेगी, तभी आप यहां पर चेक को फर्दर एंडोर्स कर पाएंगे। दैट इज क्लियर। अब आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूं रिलेटेड टू होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर जो है वो सेक्शन 8 में डिफाइंड है, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो सेक्शन 9 में डिफाइंड है ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। होल्डर सेक्शन 8, होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 में डिफाइंड है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, एज सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इट। इज दैट क्लियर? ओके, तो जल्दी से जल्दी यहां पर बने रहिएगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पर्सन ए ने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, अब इतनी बात हम जानते हैं कि पर्सन ए क्या है यहां पर जिसने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, दैट इज अ ड्रॉर, एंड जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाएगा दैट विल ऑलवेज बी अ बैंक, यानी कि चेक के केस में जो ड्रॉई है वो हमेशा और हमेशा एक बैंक रहेगा। एंड यहां पर इंस्ट्रूमेंट दिया गया पर्सन सी के नेम में विच इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो क्या है एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट यहां पर इशू किया गया है, ड्रॉ किया गया पर्सन सी के नेम में। सो पर्सन सी इज पेई ओवर हियर, वी कैन से पर्सन सी इस इंस्ट्रूमेंट में पेई हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये चेक की तीन यहां पर पार्टीज हमारे पास कवर अप हो गई हैं। नाउ द केस इज कि पर्सन सी ने पेमेंट करनी थी पर्सन डी को, पर्सन सी ने पेमेंट करनी थी पर्सन डी को, तो पर्सन सी ने क्या किया है यहां पर एंडोर्समेंट कर दी है, एंडोर्समेंट कर दी है। सो पर्सन सी इज नाउ व्हाट, पर्सन सी जो है वो एंडोर्सर है जिसने एंडोर्स किया है, एंड जिस पर्सन के नाम में एंडोर्समेंट की गई है दैट इज एंडोर्सी, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोर्सी कहते हैं। एंड पर्सन डी ने फर्दर पेमेंट देनी थी पर्सन ई के नेम में, तो पर्सन ई यहां पर क्या बन गया, पर्सन ई इज नाउ एंडोर्सी एंड फर्दर पर्सन ई यहां पर पेमेंट लेने का हकदार है, पर्सन ई यहां पर पेमेंट लेने का हकदार है। अब सिंपल सा केस लेते हैं यहां पर, सिंपल सा केस क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज ये कहती है यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स से रिलेटेड कि यहां पर अगर जिस पर्सन के पास यहां पर पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, जिस पर्सन के पास पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है एंड फर्दर जिसने एक लीगल कंसीडरेशन के लिए यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन किया है, वो पर्सन क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। वो पर्सन को हम क्या कहेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। वाई इन ड्यू कोर्स? बिकॉज अभी उसे पेमेंट मिला नहीं है, बट ही इज होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, but he is holder, he or she is holder of the instrument and still is the payment still the payment is to be obtained, and still the payment is to be obtained। यहां पर essential condition क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में, एक तो यहां पर जो पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, एक तो यहां पर जो पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो यहां पर रिक्वायर्ड है, एंड फर्दर सेकेंडरी जो था यहां पर कंसीडरेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड, कंसीडरेशन यहां पर रिक्वायर्ड है, इजेंशियल है, ये दोनों चीजें इजेंशियल है यहां पर, जबकि होल्डर के केस में ये दोनों चीजें इजेंशियल नहीं है। हो भी सकता है कि यहां पर पोजेशन हो सकता है कि लीगल कंसीडरेशन के लिए, हो सकता है कि गिफ्ट चेक भी मिला हो तब भी वो होल्डर कहलाएगा। एंड फर्दर आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ऑलवेज बेटर देन दैट ऑफ द टाइटल ऑफ द होल्डर। तो यहां पर टाइटल जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स का वो हमेशा बेटर रहता है देन द टाइटल ऑफ द होल्डर। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड टाइटल ओवर है, टाइटल कहां से आ गया? टाइटल मींस व्हाट, टाइटल मींस ऑनरशिप,
टाइटल मींस ऑनरशिप, ठीक है। तो अगर अगर यहां पर मान लीजिए पर्सन ई से इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो गया, तो इस आपको टाइटल वर्ड की इंफॉर्मेशन देना जा रहा हूं, ठीक है। तो पर्सन ई से इंस्ट्रूमेंट जो था वो यहां पर क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। पर्सन एफ ने इस इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट कर लिया, पर्सन एफ को ये इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ठीक है। उसने यहां पर सिग्नेचर्स को फोर्ज किया, क्योंकि ऑर्डर था तो उसने यहां पर सिग्नेचर्स को फोर्ज कर दिया एंड एंडोर्समेंट कर दी पर्सन जी के नेम में। पर्सन जी ने यहां पर लीगल पेमेंट लेनी थी, उसने यहां पर क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को फॉर्ज किया एंड यहां पर फॉर्ज करके एंडोर्स कर दिया पर्सन जी के नेम में। पर्सन जी ने यहां पर एक लीगल पेमेंट लेनी थी, यानी कि इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था फेक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसने बिल्कुल लीगल मनी रिसीव करनी थी पर्सन एफ से यहां पर, जिसके लिए इसने यहां पर गुड फेथ में, देखिए ध्यान से समझिएगा, पर्सन जी ने यहां पर गुड फेथ में यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है पर्सन एफ से रिलेटेडली। उसको नहीं पता है कि चेक जो है चोरी का चेक है, इसने फोर्ज किए हैं चेक के सिग्नेचर्स को, उसे नहीं पता। उसने यहां पर गुड फेथ में यहां पर जो चेक है उसे यहां पर रिसीव किया है एंड फर्दर नाउ पर्सन जी इज व्हाट, पर्सन जी इज नाउ होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझ रहे हैं इस चीज को? देखिए पर्सन जी ने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को यहां पर एक्सेप्ट किया है इन गुड फेथ, उसके पास पोजेशन भी इंस्ट्रूमेंट का एंड फर्दर उसने एक लीगल वैलिड कंसीडरेशन के लिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट को यहां पर एक्सेप्ट किया है। सो नाउ पर्सन जी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, पर्सन जी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। पर्सन जी ने इस चेक को प्रेजेंट किया, पर्सन इस जी ने इस चेक को प्रेजेंट किया, बट द चेक वाज डिसऑनर्ड, बट द चेक वाज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो यहां पर एक राइट रहता है, व्हाट इज द राइट, कि यहां पर जो भी होल्डर है, जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो अपने से प्रायर सभी पार्टीज को सू कर सकता है इन केस द चेक इज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर का मतलब है कि चेक को पे नहीं किया गया। अगर यहां पर चेक को पे नहीं किया गया, यानी कि चेक को प्रेजेंट किया गया था एंड द पर्सन वाज लीगल ऑनर ऑफ द चेक एंड उसके केस में चेक को डिसऑनर कर दिया गया, चेक की पेमेंट नहीं की गई है, तो यहां पर जो यहां पर होल्डर है या फिर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो यहां पर केस लगा सकता है अपने से पहले सभी प्रायर पार्टीज के ऊपर, अपने से पहले की सभी प्रायर पार्टीज के ऊपर केस लगा सकता है। लेकिन यहां पर पर्सन एफ ने तो चोरी किया था, क्या ये केस लगा पाएगा किसी के ऊपर? ये केस लगाने का हकदार नहीं है। पर्सन जी के पास तो चोरी किया हुआ इंस्ट्रूमेंट था, क्या वो केस लगा पाएगा? क्या वो केस लगा पाएगा? डेफिनेटली ही कैन डू सू द पर्सन एफ ओवर हियर। तो पर्सन एफ के ऊपर ये केस लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? क्योंकि पर्सन जी क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है। इसने गुड फेथ में यहां पर इंस्ट्रूमेंट को यहां पर क्या किया, एक्सेप्ट किया है। इसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था ये मानने के लिए कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट था एंड फर्दर इसने लीगल कंसीडरेशन के लिए एक्सेप्ट किया था। फर्दर देयर वाज पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद हिम, तो उस केस में ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दैट इज व्हाई आई सेड कि जो टाइटल है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, जो टाइटल है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, दैट इज बेटर देन दैट ऑफ द होल्डर। तो पर्सन एफ तो यहां पर होल्डर था, लेकिन कोई भी डिफेक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट का, कोई भी डिफेक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट का, वो यहां पर पर्सन जी के टाइटल को अफेक्ट नहीं कर सकता, वो पर्सन जी के टाइटल को इफेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के टाइटल को इफेक्ट नहीं कर सकता। Is that clear? So that is a simple case related to the holder and holder in due course। and हमने इसके साथ ही bearer instrument को भी समझ लिया and order instrument को भी समझ लिया है। ओके एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी आपको मैं एक सिंपल सी केस स्टडी देने वाला हूं, तो उसके बेस पर आपको मुझे बताना है कि विच वन वुड बी द राइट आंसर। पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया पर्सन बी के नेम में, पर्सन बी ने एंडोर्स कर दिया पर्सन सी को, पर्सन सी ने एंडोर्स कर दिया डी को जो कि एक माइनर है, एंड पर्सन डी ने यहां पर एंडोर्स कर दिया है पर्सन ई को। इन दैट पर्टिकुलर केस जो चेक था वो यहां पर प्रेजेंट किया गया एंड इट वाज डिसऑनर्ड। तो पर्सन ई किस किस पार्टी के ऊपर केस कर सकता है? तो यहाँ पर पर्सन ई ने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया था एंड इसे डिसऑनर कर दिया गया, तो यहाँ पर पर्सन ई जो है वो कौन सी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे, काइंडली प्लीज डू आंसर इट एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देंगे। ए बी सी डी ई यहाँ पर पार्टीज हैं। ए जो है वो ड्रॉर का इंस्ट्रूमेंट है, पर्सन बी जो है वो पे ही था, पर्सन बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, हु इज माइनर, एंड पर्सन डी ने यहाँ पर पर्सन ई को इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, एंडोर्स कर दिया है। पर्सन ई ने जब इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर फर्दर लगाया, बैंक में प्रेजेंट किया, तो चेक वाज डिसऑनर्ड। नाउ इन दिस केस पर्टिकुलरली पर्सन ई कौन सी पार्टीज के ऊपर केस फाइल कर सकता है? तो माइनर का लॉ सिंपल सा कहता है कि जब तक कोई पर्सन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब तक कोई पर्सन मेजर नहीं हुआ, जब तक कोई पर्सन
मेजर नहीं हुआ, वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पड़ सकता। बट स्टिल जो सेक्शन 26 है, याद रख लीजिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 26 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। वहां पर ये परमिट किया गया है कि कोई भी जो माइनर है, कोई भी जो माइनर है दैट इज ऑथराइज्ड so as to endorse the instrument, so as to draw the instrument and further वो फर्दर यहां पर नेगोशिएट भी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, फर्दर नेगोशिएट भी कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को। तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, कि माइनर को सू नहीं किया जा सकता, माइनर के ऊपर केस नहीं लगाया जा सकता। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो पर्सन ई प्रायर सभी पार्टीज के ऊपर केस लगा सकता है एक्सेप्ट टू दैट ऑफ द माइनर। तो माइनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा, लेकिन सभी बाकी पार्टीज के ऊपर यानी कि ए बी सी के ऊपर यहां पर केस फाइलिंग कर सकता है। तो सबसे पहला जो आंसर है यहां पर अस्मिता जी ने दिया है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सन ए बी सी के ऊपर यहां पर केस जो है वो फाइल किया जा सकता है। सो दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ए बी सी के ऊपर केस डेफिनेटली यहां पर हम फाइल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब इससे मिलता जुलता ये केस क्या है कि यहां पर ना हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट रहती है। तो मैंने ना आपको सिंपल केस बता दिया कि जहां पर एंडोर्समेंट की जा सकती है, पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया पर्सन बी के नेम में, दैट इज बेसिकली व्हाट, मैंने कह दिया कि एंडोर्समेंट होगी कि इसने यहां पर साइन कर दिए होंगे चेक के बैक पर, दैट इज व्हाट इज डन, दैट इज व्हाट इज डन, ये चीज हो गई है, ठीक है। बट एंडोर्समेंट की टाइप्स होती हैं। पहला होता है ब्लैंक एंडोर्समेंट, एक टाइप होती है हमारे पास ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जो यहां पर पर्सन पे था उसने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के फेस के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड के ऊपर उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर्स कर दिए, दैट इज इट, सिग्नेचर्स कर दिए, दैट इज इट। जो ब्लैंक एंडोर्समेंट होती है उसके साथ क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो पेमेंट ले पाएगा। यानी कि ब्लैंक एंडोर्समेंट के साथ जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो दूसरी एंडोर्समेंट की टाइप है दैट इज एंडोर्समेंट इन फुल, दैट इज एंडोर्समेंट इन फुल। तो एंडोर्समेंट इन फुल का मतलब क्या रहता है, यानी कि पर्सन ए का पूरा नाम लिख के ऐसे लिखा गया होगा, पूरी की पूरी वर्डिंग लिखी जाएगी, पे टू ए ओनली। जैसे पर्सन बी के नाम में इंस्ट्रूमेंट था, पर्सन बी वाज द पे, तो पर्सन बी ने यहां पर लिखा पे टू ए ओनली एंड साथ में उसने सिग्नेचर्स कर दिए अपने, तो उसके केस में सिर्फ और सिर्फ पर्सन ए को ही पेमेंट मिल सकती है। एंड फर्दर यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन भी है, ये रिस्ट्रिक्शन भी है, जब ओनली कर दिया ना, साथ में वर्ड ओनली ऐड कर दिया, तो ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट होगी। ये कौन सी एंडोर्समेंट होगी, ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट होगी कि यहां पर फर्दर जो नेगोशिएशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आगे किसी और पर्सन के नाम में इंस्ट्रूमेंट जो है फर्दर एंडोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर सिंपली यहां पर लिखा रहता पे टू ए, अगर सिंपली यहां पर लिखा रहता पे टू ए, तो इसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट इन फुल। लेकिन अगर इसके साथ अगर वर्ड्स लिख दिए गए, ओनली वर्ड लिख दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन ए को पेमेंट मिल सकती है, अब किसी और पर्सन को पेमेंट नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाट, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? एंड और एक एंडोर्समेंट होती है दैट इज अ पार्शियल एंडोर्समेंट, दैट इज अ पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट जैसे कि नाम ही बता रहा है कि जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट जो था वो 20,000 रुपए की अमाउंट का था, 20,000 की अमाउंट का था, पर्सन बी के नेम में था, पर्सन बी ने फर्दर पैसे देने थे पर्सन ए को एंड पर्सन सी को। पर्सन बी ने यहां पर पैसे देने थे पर्सन ए एंड सी को। ए को देने थे इसने 5,000 एंड सी को देने थे 15,000। तो इसने क्या किया, पार्शियल एंडोर्समेंट कर दी, पार्शियल एंडोर्स कर दिया इंस्ट्रूमेंट को कि 5,000 पर्सन ए को पे कर दिए जाए, जो 15,000 है पर्सन सी को पे कर दिए जाए। लेकिन ऐसे एंडोर्समेंट जो होती है वो वैलिड नहीं होती है, ऐसे एंडोर्समेंट जो होती है वो वैलिड नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए यहां पर आपको बताई जा रही है कि दैट इज व्हाट, दैट इज अ पार्शियल एंडोर्समेंट। ओके, एक जो एंडोर्समेंट की टाइप होती है वो होती है कंडीशनल एंडोर्समेंट, एक होती है कंडीशनल एंडोर्समेंट। तो इसके केस में क्या लिखा जाता है, जैसे लिख दिया पे टू ए इफ ही मैरिज, पे टू ए इफ ही मैरिज। तो एक कंडीशन रख दी साथ में, पेमेंट तो ए को करनी है लेकिन एक कंडीशन रख दी साथ में। तो यहां पर पेइंग बैंक है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है इस कंडीशन को फुलफिल करवाने की। वो यहां पर देखने नहीं जाएगा पर्सन ए की शादी हुई है कि नहीं हुई है तो उसको पैसे देंगे नहीं देंगे। तो यहां पर जो बैंक है उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, जो बैंक है उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है रिगार्डिंग चेकिंग की यहां पर कंडीशन फुलफिल हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। सो पर्सन ए को सिंपली पेमेंट की जा सकती है इस केस में भी। एक और टाइप है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई बेसिकली वेंट इनटू द टॉपिक। तो यहां पर जो एंडोर्समेंट की टाइप है दैट इज द सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट, दैट इज द सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट। अब सेंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट के केस में क्या होता है,
जो पर्सन यहां पर एंडोर्स कर रहा है वो अपनी लायबिलिटी से अपना पीछा छुड़ा लेता है। जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी को एंडोर्समेंट की, पर्सन बी ने पर्सन सी को, पर्सन सी ने सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट कर दिए पर्सन डी को। तो एज अ जनरल रूल कोई भी पर्सन माइनर नहीं है, तो अगर चेक डिसऑनर होता है तो पर्सन डी तीनों पार्टीज के ऊपर केस कर सकता है। लेकिन अगर पर्सन सी ने सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट की थी तो यहां पर इसकी जो लायबिलिटी थी वो वेव ऑफ हो गई है, यानी कि पर्सन डी जब यहां पर चेक को इसने लगाया, ये डिसऑनर हो गया, तो अब ये पर्सन सी के ऊपर केस नहीं लगा पाएगा, पर्सन ए एंड पर्सन बी के ऊपर केस फाइल कर पाएगा। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट। ठीक है, तो सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट अगर की जाती है, दैट इज अ क्वेश्चन, एक सावधानी बरतने वाली बात हो जाती है। किसके लिए? एंडोर्सी के लिए। एंडोर्सी को सावधानी बरतने वाली बात हो जाएगी कि वो यहां पर एंडोर्सर के ऊपर कोई किसी भी तरह का केस फाइल नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? दैट इज रिलेटेड टू द एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट का भी टॉपिक हमारा यहां पर कवर हमने कर लिया है। ओके, तो आपको बेसिक डेफिनेटली पता होना चाहिए कि क्या चीज है एंडोर्स, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, नाउ इट इज रिलेटेड टू बेयरर और ऑर्डर चेक। बेयरर और ऑर्डर चेक, तो पहली कंडीशन है कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑन द चेक, अगर चेक के ऊपर कुछ मेंशन्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए सिंपल और सिंपल लिखा गया है पे एंड उसके बाद पर्सन का नेम है, यहां पर बेयरर ऑर्डर कुछ भी लिखा नहीं गया है एंड यहां पर अमाउंट लिखा गया सिंपली, तो उसके केस में अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो चेक जो है हमेशा और हमेशा पेबल टू ऑर्डर चेक कंसीडर किया जाएगा। देन इट विल बी कंसीडर्ड ऑलवेज पेबल टू ऑर्डर चेक। इट विल बी कंसीडर्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज टू बी एन ऑर्डर चेक। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा गया है बियरर स्लैश ऑर्डर, बियरर स्लैश ऑर्डर एंड किसी को भी डिलीट नहीं किया गया है, दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑर्डर वर्ड भी लिखा हुआ है एंड बियरर वर्ड भी लिखा हुआ है एंड कोई भी जो वर्ड है वो डिलीटेड नहीं है, उसके केस में इसे इंस्ट्रूमेंट को हमेशा और हमेशा बियरर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बियरर या फिर ऑर्डर कुछ भी नहीं लिख रखा है, बियरर या फिर ऑर्डर कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो उसके केस में हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या मानेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। लेकिन अगर बियरर और ऑर्डर लिख रखा है लेकिन उसे डिलीट नहीं किया गया किसी भी वर्ड को, तो उसे हम बियरर इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। इज दैट क्लियर? दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रिलेटेडली कि क्या यहां पर ए एंड बी जो पार्टीज यहां पर थी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पर्सन ए ने पर्सन बी को एंडोर्स किया, पर्सन बी ने पर्सन सी को, पर्सन सी ने पर्सन डी को, तो क्या ए भी पर्सन बी को सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट कर सकता है? डेफिनेटली पर्सन ए भी यहां पर सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट कर सकता है पर्सन बी को एंड दैट विल बी अ क्वेश्चन टू एंडोर्स इट, दैट इज पर्सन बी ओवर हियर, कि इंस्ट्रूमेंट जो है दैट इज व्हाट? दैट इज सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट एंड वो यहां पर किसी भी तरह का फर्दर आगे केस फाइल नहीं कर पाएगा ऑन पर्सन ए। ओके, दैट इज रिलेटेड टू इट। एंड क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली दैट इज अलाउड। जो यहां पर बिल्कुल जो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उनको राइट होता है। क्या होता है? राइट होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्या राइट होता है कि जो भी यहां पर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए यहां पर जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी कन्वर्टेड, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो यहां पर कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द बियरर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ब्लैंक एंडोर्समेंट करके कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड फर्दर जो यहां पर बियरर इंस्ट्रूमेंट है उसको भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट को भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर होल्डर के पास राइट होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास राइट होता है दैट दे कैन ऑब्टेन द डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट आल्सो, वो डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इज दैट तो क्लियर? फर्दर यहां पर बात आती है रिलेटेड टू द इफ चेक ड्रॉन इन डिफरेंट इंक लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स हैंड राइटिंग सच चेक विल बी पेड इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है आपके पास चेक रिसीव होता है, चेक में जो पर्सन का नाम है वो ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, अमाउंट जो है वो रेड इंक से लिखा हुआ है, साइन जो है वो ब्लू इंक से किए हुए हैं, तो क्या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को पे किया जाएगा? डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज टू बी पेड। इवन अगर डिफरेंट हैंड राइटिंग में भी चीजें भरी गई हैं तब भी इंस्ट्रूमेंट को यहां पर पे किया जाएगा इफ अदरवाइज जो चेक है वो इन ऑर्डर है। इफ अदरवाइज इन ऑर्डर जो चेक है वो इन ऑर्डर है, लेकिन सिग्नेचर्स जो हैं वो यहां पर मैच करने चाहिए प्रॉपरली। सिग्नेचर्स 4 जो हैं
तो यहां पर बैंक के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अगर सिग्नेचर्स फोर्ज नहीं है तो बैंक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, चाहे इंक डिफरेंट है, चाहे हैंडराइटिंग डिफरेंट है, तो उसमें बैंक के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं पड़ेगी। देन इट इज अ केस ऑफ द डेट्स इन चेक। तो यहां पर चेक के केस में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होती हैं। कैसी कैसी डेट्स होती हैं? वन, इट इज अ डेट अनडेटेड चेक, इट इज एंटीडेटेड चेक, इट इज पोस्ट डेटेड चेक। तो इन सभी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तो चेक के ऊपर अनडेटेड है, यानी कि चेक के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट डाली नहीं गई है, तो दैट मींस व्हाट, कि वो एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स को किसमें डिफाइन किया जाता है? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन किया जाता है अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो अनडेटेड चेक है, तो इनकम्प्लीट चेक है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा। एंड फर्दर चेक्स बेयरिंग अ डेट ऑन हॉलीडे। तो अगर किसी चेक के ऊपर हॉलीडे की डेट डाली गई है, यानी कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन की डेट डाली गई है, तो वो चेक भी पे किया जा सकता है। चेक की जो वैलिडिटी है दैट इज फॉर 3 मंथ्स। प्रीवियसली जो चेक होता था उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती थी, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो जनरल डायरेक्शंस दी, उसमें जो चेक की वैलिडिटी थी उसे 6 महीने से 3 महीने कर दिया। एंड फॉर द चेक बेयरिंग इम्पॉसिबल डेट, तो अगर चेक के ऊपर कोई डेट लिखी गई है, जैसे मान लीजिए इफ 29 फरवरी 2019 इज मेंशन, तो आपके पास एक पर्सन यहां पर पेमेंट लेने के लिए पहुंचा, एंड चेक के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डेट डाली गई है दैट इज मेंशन टू बी 31st ऑफ नवंबर 2021। चेक के ऊपर डेट डाली है 31st ऑफ नवंबर 2021। सो इस तरह के चेक को हम क्या कहेंगे? इस तरह के चेक को हम क्या कहेंगे कि आज की तारीख में अगर डेट है हमारे पास, कितनी डेट है आज की तारीख में? अगर डेट है हमारे पास, लेट अस सपोज इट इज 29th, ठीक है, मान लो 29 तारीख है अगर हम, ठीक है, तो उसके केस में हम क्या कहेंगे? इस तरह का जो चेक ड्रॉ किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो आज तो वैसे 30th है, लेकिन इन केस आपको जनरल वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए अगर आज 29 तारीख है, कुछ भी तारीख है, 29 नवंबर भी है इवन अगर, ठीक है, तो उसके केस में हम चेक को क्या कहेंगे? पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे, यानी कि आगे की तारीख चेक में डाली गई है, यानी कि आगे की जो डेट है वो यहां पर चेक की डाली गई है। एंड फर्दर इट में बी द केस कि यहां पर जो चेक लेने के लिए पर्सन है वो 30 नवंबर को आपके पास आ गया पेमेंट लेने के लिए, तो क्या उसको पेमेंट कर दी जाएगी? यस, द पर्सन विल बी पेड ऑन 30th ऑफ द नवंबर, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड रूल रिलेटेड टू इट, कि अगर कोई इम्पॉसिबल डेट ड्रॉ की गई है, तो उससे पहले जो कोई भी तारीख बनती है उस दिन को पेमेंट कर दी जाएगी, यानी कि 31st ऑफ नवंबर इज इम्पॉसिबल डेट, तो इंस्ट्रूमेंट को 30 नवंबर को पे किया जा सकता है। ओके, देन इट इज अ एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक क्या रहता है कि आज की तारीख है हमारे पास 30 अक्टूबर, हमारे पास जो डेट है आज की डेट में दैट इज 30th अक्टूबर की डेट है, एंड जो फर्दर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है दैट इज उसके ऊपर जो डेट डाल दी, लेट अस सपोज उसके ऊपर डेट डाल दी है इन्होंने 1 सितंबर डेट डाल दी है। सो आज की डेट के पहले की डेट डाल दी है, दैट इज सेट टू बी व्हाट, दैट इज सेट टू बी द एंटीडेटेड चेक। एंड एंटीडेटेड चेक भी वैलिड चेक होता है, एंड द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वैलिडिटी जो रहेगी इंस्ट्रूमेंट की विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि 1 सितंबर से ही यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू स्टेल चेक। अगर इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द स्टेल चेक। इज दैट क्लियर? तो अगर इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी एक्सपायर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्टेल चेक कहेंगे, यानी कि जो चेक जो है वो खत्म हो चुका है, दैट वुड बी द स्टेल चेक। ओके, लीगल अमाउंट इज द अमाउंट जो आप लीगली लेने के हकदार थे। जैसे मैंने आपको बताया कि होल्डर, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लीगल अमाउंट क्या रहता है। होल्डर एंड जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इनके पास राइट रहता है कि एक इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट जो है ये उसे कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि उसको फिल इन कर सकते हैं। मान लीजिए अमाउंट का सेक्शन इनकम यहां पर इनकोहेट था, यानी कि इनकम्प्लीटेड था, यानी कि ना इन वर्ड्स लिखा गया था ना इन फिगर्स लिखा गया था। तो यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये राइट है कि ये यहां पर उस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को भर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन ये वो लीगल अमाउंट ही इसमें लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको चेक दे दिया कुछ भी अमाउंट इसमें लिख लेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल अमाउंट ही यहां पर इसके अंदर लिख सकते हैं।
इसके अंदर लिख सकते हैं। दैट इज द केस रिलेटेड टू इट, दैट इज द केस रिलेटेड टू इट, यानी कि वो अमाउंट जो ये लीगली लेने के हकदार हैं वही यहाँ पर रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट इट इज व्हाट कि जो यहाँ पर स्टेल चेक है इसको हम रीवैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी उस चेक को यहाँ पर जो डेट के ऊपर रीवैलिडेशन जो है उसकी सिग्नेचर्स करके नई डेट डाल करके उसको रीवैलिडेट किया जा सकता है। एंड फर्दर रीवैलिडेटेड चेक की जो वैलिडिटी है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द रीवैलिडेशन, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रीवैलिडेशन। जो लैंग्वेज है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट की दैट इज टोटली सेपरेट, जो लैंग्वेज रहेगी वो डिफरेंट रहती है। जैसे हम सिंपली लिखते हैं ना पे टू पर्सन बी, ऐसा नहीं रहेगा पे सेंस रिकॉर्ड्स टू बी, ऐसा कुछ लैंग्वेज उसमें रहने वाला है एंडोर्समेंट का। तो उसके केस में लैंग्वेज डिफरेंट रहेगी, तो उससे आपकी पहचान हो जाएगी कि ये सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट है। देन फर्दर इट इज रिलेटेड टू पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या, जैसे आप कस्टमर से एज अ सिक्योरिटी यहाँ पर आप चेक लेते हैं एंड मान लीजिए किसी पर्सन से आपने पेमेंट लेनी है, लेकिन 1 महीने के बाद वो कहता है कि पेमेंट आप चेक लगा देना लेकिन 1 महीने के बाद लगाना। जैसे पर्सन ए ने पर्सन बी को सामान दिया, पर्सन बी कहता है कि मैं तुम्हें चेक अभी की अभी दे देता हूँ, लेकिन उसमें जो तारीख है ना वो मैंने 1 महीने के बाद की डाली है क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तुम 1 महीने के बाद चेक लगा देना, ठीक है। तो पर्सन ए जो है यहाँ पर उसके पास इंस्ट्रूमेंट तो आ गया, उसके पास पोजेशन तो आ गया इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन अभी वो चेक को लगा नहीं सकता। वो चेक को जब आने वाली फ्यूचर डेट आ जाएगी तभी वो चेक को यहाँ पर लगा सकता है एंड तभी उसको इनकैश कर सकता है। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट बेसिकली दैट इज द पोस्ट डेटेड चेक एंड ये वैलिड चेक होते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अब यूसेंस क्या रहता है कि आपके पास आज की डेट में आप इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं लगा सकते, लेकिन आप एक फ्यूचर डेट में इस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ले पाएंगे, दैट इज अ यूसेंस इंस्ट्रूमेंट। ओके, देन इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बेस्ड ऑन द लॉ relating to payment of a customer's check by a banker and the protection available to a banker। तो यहाँ पर पेइंग बैंक के रिलेटेड यहाँ पर कुछ एक कानून बनाए गए हैं कि पेइंग बैंकर को यहाँ पर कौन कौन से सेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेक्शंस जो हाईलाइटेड है इन द रेड इंक, दीज आर बेसिकली रिलेटेड कि जहाँ पर पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलती है। इनको तो आपने याद रख लेना है, इनको तो आपने याद रख लेना है। एंड फर्दर इट इज बेसिकली रिलेटेड टू सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 है यहाँ पर पेमेंट इन ड्यू कोर्स से रिलेटेड, सेक्शन 85, 85A, सेक्शन 89, सेक्शन 128, यहाँ पर जो पेइंग बैंकर है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, जो पेइंग बैंकर है उनको प्रोटेक्शन मिलती है। द ड्रॉई ऑफ अ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉअर इन हिज हैंड्स properly applicable to the payment of such check must be paid when the check is duly required to do so। एंड अगर यहाँ पर बैंक पेमेंट नहीं करता है तो यहाँ पर जो ड्रॉई होगा वो इन डिफॉल्ट रहेगा एंड उसे ड्रॉअर को कंपनसेट करना पड़ेगा जो कोई भी उसे डैमेज हुआ है उसके लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्सन ए ने यहाँ पर एक चेक जो था वो इशू किया पर्सन बी को एंड इसके अकाउंट में प्रॉपरली बैलेंस अवेलेबल भी था एंड प्रॉपरली यहाँ पर एप्लीकेबल भी था। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि बैलेंस तो पड़ा हो, ये ना हो कि उसके ऊपर कोई ना कोई और दिक्कत चल रही हो, बैलेंस अवेलेबल ना हो, बैलेंस शैडो बैलेंस में हो या ऑलरेडी डेबिट हो चुका हो, या फिर हो सकता है कि यहां पर किसी कोर्ट ने मना किया हो कि इस पर्सन का अकाउंट डेबिट नहीं करना है, तो प्रॉपरली एप्लीकेबल भी होना चाहिए, प्रॉपरली एप्लीकेबल भी होना चाहिए। तो बैलेंस अवेलेबल भी था, प्रॉपरली एप्लीकेबल भी था, ठीक है। बट फिर भी यहां पर एंड यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया वो भी इन ऑर्डर था, वो भी इन ऑर्डर था, यानी कि जैसा इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना चाहिए वैसा ही इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ भी किया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब यहाँ पर चेक को प्रेजेंट किया गया तो उसको पेमेंट नहीं की गई, तो यहाँ पर पर्सन बी तो केस लगा देगा इसके ऊपर कि मैंने चेक लगाया था मुझे पेमेंट नहीं मिली है। तो यहाँ पर पर्सन ए अपने बैंक के ऊपर फर्दर केस फाइल कर सकता है कि मुझे यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए, कि मुझे यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए, मुझे लॉस हुआ है, या फिर अदरवाइज भी तो लॉस हो सकता है ना, हो सकता है कि इसका सामान आना था चेक क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भी लॉस हो सकता है। ऐसे लॉस के केस में भी यहाँ पर इसे कंपनसेट करना पड़ेगा, ऐसे केस के केस में भी जो पेइंग बैंक है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर चेक जो है अदरवाइज इन ऑर्डर है, अगर जो चेक है वो अदरवाइज इन ऑर्डर है एंड फिर भी यहाँ पर चेक को पेमेंट नहीं की गई, बैलेंस भी मेंटेन्ड है, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी पेमेंट नहीं की गई, तो यहाँ पर जो बैंक है उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 31, उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑनर कस्टमर्स चेक। अब यहाँ पर जो बैंक होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंटरमीडियरी होते हैं, उनका अपना खुद का पैसा नहीं होता है, वो यहाँ पर कस्टमर से यानी कि डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बैंक्स के ऊपर एक स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है। क्या स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है
कि बैंक्स के ऊपर जब भी डिमांड रेज की जाएगी, एक वैलिड डिमांड रेज की जाएगी, तो अगर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो यहां पर बैंक को वो पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा टू द प्रेजेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टू द प्रेजेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दैट इज द सिंपल केस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें देखता है बैंक? बैंक देखता है सबसे पहले तो सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है, यानी कि जो ड्रॉर है जिसने चेक यहां पर दिया है, लेट अस टेक द सेम केस, यहां पर पर्सन ए ने पर्सन बी को एक चेक दिया है, ठीक है, एंड ये 20,000 रुपए का चेक है, एंड फर्दर इसके अकाउंट में बैलेंस जो वो 30,000 का है। कितना बैलेंस है? 30,000 रुपए का इसके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। तो यहाँ पर सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है क्या? डेफिनेटली सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है। यानी कि क्या यहाँ पर क्रेडिट फंड्स अवेलेबल है जिसको डेबिट करके यहाँ पर बैंक जो है कस्टमर ए के अकाउंट को डेबिट करके पर्सन बी को पैसा पे कर देगा? डेफिनेटली अवेलेबल है। एंड सेकेंड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इज इट प्रॉपरली अवेलेबल? क्या पैसा जो यहां पर 30,000 पड़े हैं अकाउंट में वो प्रॉपरली अवेलेबल भी है? ऐसा तो नहीं है बैंक ने अपना राइट ऑफ सेट ऑफ लगा दिया है, या फिर बैंक ने यहां पर मान लीजिए इस अकाउंट में अगर गार्निश ऑर्डर रिसीव हो रखा है, यानी कि अकाउंट का बैलेंस फ्रीज कर रखा है, ऐसा तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो ऐसा भी चीज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ सेट ऑफ? व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ सेट ऑफ? हो सकता है ना कि यहां पर पर्सन ए के और भी अकाउंट चल रहे हो। राइट ऑफ सेट ऑफ क्या रहता है? यहां पर मान लीजिए पर्सन ए का एक करंट अकाउंट है, एक यहां पर इसका सीसी लिमिट है, एंड यहां पर एक इसका टर्म लोन अकाउंट है। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, सीसी यानी कि कैश क्रेडिट अकाउंट, एंड टर्म लोन अकाउंट है। ठीक है, एंड यहां पर करंट अकाउंट में इसका बैलेंस जो था वो 50,000 का पड़ा था। सीसी में इसका जो यहां पर ओवरड्रॉन बैलेंस है डेट इज 20,000, जो कि ड्यू अमाउंट है, वो 20,000 का ड्यू अमाउंट है ओवर एंड अबव द सैंक्शन लिमिट। ठीक है, टर्म लोन के केस में इसकी जो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका अमाउंट है यहां पर 15,000, यानी कि 15,000 की इंस्टॉलमेंट ऐसे इंस्टॉलमेंट्स हैं जो पर्सन ए ने यहां पर पे नहीं की है, जो पर्सन ए ने यहां पर पे नहीं की है। तो जो यहां पर राइट ऑफ सेट ऑफ है वो यहां पर बैंकर का राइट है। वो किसका राइट है? बैंक का राइट है कि बैंक यहां पर अपने ओवर ड्यू अमाउंट को, बैंक अपने यहां पर ओवर ड्यू अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट। जहां पर कस्टमर का पैसा पड़ा है वहां पर से बैंक उन अकाउंट्स को डेबिट करके अपना पैसा यहां पर रिकवर कर सकता है। दैट इज राइट ऑफ सेट ऑफ, दैट इज राइट ऑफ सेट ऑफ, इसी को हम राइट ऑफ सेट ऑफ कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर तो कस्टमर की डेथ हो चुकी है तो उसके केस में तो उसको कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कस्टमर अभी जिंदा जागता हुआ है तो उसको यहां पर पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। मान लीजिए बैंक ने यहां पर कस्टमर को नोटिस भी भेजा था लेकिन कस्टमर ने नजरअंदाज कर दिया, कस्टमर ने नजरअंदाज कर दिया, तो बैंक ने अपने 20,000 एंड अपने 15,000 यहां से अपने अकाउंट से इसके निकाले एंड अपना जो पैसा था उसको यहां पर पूरा कर लिया, अपनी जो लाइबिलिटीज उसको रिकवर कर लिया। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद इसके अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा? कस्टमर के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस कितना है? 50,000 है, लेकिन अब इसका बैलेंस कितना रह गया? एक्चुअल में 15,000 रुपए बैलेंस रह गया। कितना बैलेंस रह गया? 15,000 रुपए बैलेंस रह गया, लेकिन यहां पर अभी अकाउंट में डेबिट नहीं किया, लेकिन बैंक यहां पर नोटिस निकाल चुका है। जब बैंक के पास चेक आया, कस्टमर ने एक चेक भेजा जिसका अमाउंट कितना था? दैट अमाउंट वाज 45,000, 45,000 रुपए का चेक यहां पर भेज दिया, तो क्या बैंक उसे पास कर देगा? बैंक उसे पास नहीं करेगा। बैंक पहले अपनी ड्यूज को रिकवर करेगा, बिकॉज जो राइट ऑफ सेट है, राइट ऑफ सेट ऑफ है, दैट इज सुपीरियर टू ऑल द अदर राइट्स, दैट इज सुपीरियर टू ऑल द राइट्स। तो यहां पर जो बैंक है वो पहले अपनी ड्यूज की रिकवरी कर लेगा एंड फर्दर अकाउंट में बैलेंस अब नहीं है तो यहां पर जो चेक है उसे रिटर्न कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो भी बैलेंस यहां पर पड़ा है ना अकाउंट में वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी कोर्ट ने ऑर्डर निकाला हुआ है कि ये पर्सन पेमेंट नहीं ले सकता, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपरली अवेलेबिलिटी ऑफ द बैलेंस होनी चाहिए। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू कंपनसेट, फर्दर इट इज रिलेटेड टू चेक मस्ट बी प्रॉपरली ड्रॉन, द चेक मस्ट बी प्रॉपरली ड्रॉन, यानी कि चेक की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि जो अपरेंट टेनर है चेक का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चेक में जो जो फील्ड्स यहाँ पर फिल करने वाले हैं, जो डेट है, पेई का नाम हो गया, एंड फॉर द अमाउंट हो गया, अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स हो गया, एंड चेक मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर, द चेक मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर। अगर ये सब चीजें कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं बट फिर भी जो पेइंग बैंक है वो यहाँ पर उसने पेमेंट नहीं की, तो पेइंग बैंक को यहाँ पर बैंक को यहाँ पर कस्टमर को कंपनसेट करना पड़ेगा। इन केस द बैंकर रिफ्यूजेस द पेमेंट wrongfully, then bank is liable to pay the drawer, the bank is liable to compensate the कस्टमर। ठीक है, एंड बैंक की जो लायबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर की तरफ होगी, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर की तरफ होगी। ऐसा नहीं है पर्सन बी ने पेमेंट लेनी थी, पर्सन बी को बैंक कंपनसेट करे, नहीं, बैंक जो है वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रॉर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर। तो पेइंग बैंकर के पास क्या क्या प्रोटेक्शंस रहती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो मेन फैक्टर जो यहां पर प्रोटेक्शन का है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू पेमेंट इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 10। पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 10। ठीक है, तो ये कुछ एक सेक्शंस हैं जिनको आपने याद रखना ही रखना है। सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 20
हो गया, सेक्शन 26 हो गया, तो ये तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। तो सेक्शन 10 जो है डेट इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड टू पेमेंट इन ड्यू कोर्स, इट इज रिलेटेड विद पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है कि अगर यहां पर जो चेक की पेमेंट है वो इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर की गई है, वो इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की गई है, यानी कि जो यहां पर इंस्ट्रूमेंट जैसा होना चाहिए था उसी के हिसाब से यहां पर पेमेंट की गई है। जो पेमेंट है वो गुड फेथ में की गई है, वो गुड फेथ में की गई है, यानी कि बैंक के पास कोई भी ऐसी यहां पर चीज नहीं थी जिसको देख करके ये लगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो फोर्स्ड है कुछ है। एंड फर्दर जो पेमेंट है वो बिना नेग्लिजेंस की गई है, ऐसा नहीं है कि जो चेक था वो 10,000 का था, 1,000 का था, पेमेंट जो है 10,000 की कर दी गई है, विदाउट एनी नेग्लिजेंस पेमेंट की गई है। एंड फर्दर जिस पर्सन के पास पोजेशन था इंस्ट्रूमेंट का उसी पर्सन को पेमेंट की गई है, उसी पर्सन को पेमेंट की गई है, दैट इज टू द पर्सन हु इज हैविंग द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड फर्दर पेमेंट करते हुए बैंक के पास कोई भी ऐसा रीजन बिलीव करने के लिए नहीं था कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी और पर्सन के नाम में एंटाइटल्ड है। एंड फर्दर जो भी अमाउंट मेंशन था उसी के रिलेटेड पेमेंट की गई है। तो अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली चीज है कि जो इंस्ट्रूमेंट है दैट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड फर्दर द पेमेंट मस्ट बी इन गुड फेथ, मस्ट बी विदाउट नेग्लिजेंस, मस्ट बी टू द पर्सन हु इज हैविंग द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंड व्हाइल मेकिंग द पर्सन, द बैंकर शुड नॉट हैव एनी रीजन सो एज टू बिलीव दैट द person in possession of the instrument is not entitled to receive the payment. Okay, तो उसे हम क्या कहते हैं? That is said to be the कि यहां पर जो पेमेंट है that is in due course, that is in due course. Is that clear? Then further it is related to section 85 of the Negotiable Instrument Act. Section 85 of the Negotiable Instrument Act. Okay, then it is basically section 85 of the Negotiable Instrument Act. तो यहां पर आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो यहां पर पेइंग बैंक है, जो यहां पर पेइंग बैंक है वो एंडोर्समेंट की सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करता है? रेगुलरिटी को चेक करता है। जो पेइंग बैंक रहता है दैट इज कंसर्न्ड ओनली एंड ओनली, द पेइंग बैंक इज कंसर्न्ड ओनली एंड ओनली विद द रेगुलरिटी ऑफ द एंडोर्समेंट, विद द रेगुलरिटी ऑफ द एंडोर्समेंट। ठीक है, रेगुलरिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको केस दिया था कि पर्सन ए ने पर्सन बी को एंडोर्स किया, पर्सन बी ने पर्सन सी को, पर्सन डी ने पर्सन ई को, एंड पर्सन ई ने पर्सन एफ को। तो एंडोर्समेंट किस तरह से होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए ना, कि पर्सन ए ने पहले पर्सन बी को एंडोर्स किया, फिर पर्सन बी ने पर्सन सी को। ऐसा नहीं है कि सी ने डी को एंडोर्स किया, नहीं डी ने ई को एंडोर्स कर दिया, तो ये इरेगुलर हो जाएगी। तो देयर मस्ट बी रेगुलरिटी इन एंडोर्समेंट, देयर मस्ट बी रेगुलरिटी इन एंडोर्समेंट। एंड फर्दर अगर रेगुलरिटी इन एंडोर्समेंट है तो यहां पर बैंक की और कोई जिम्मेदारी नहीं है, बैंक को यहां पर सिग्नेचर्स नहीं चेक करने हैं, बैंक को यहां पर एंडोर्समेंट के सिग्नेचर्स को वेरीफाई करना यहां पर पेइंग बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, वो कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यहां पर बैंक को यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी यहां पर एंडोर्समेंट की चेक करनी है, जो यहां पर जेन्युइननेस है एंडोर्समेंट की, दैट इज कलेक्टिंग बैंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहां पर अगर रेगुलरिटी मेंटेन्ड है एंड बैंक पेमेंट कर देता है, चाहे वो फोर्स्ड एंडोर्समेंट हो, चाहे वो फोर्स्ड एंडोर्समेंट हो, पेइंग बैंक लायबल नहीं रहेगा, पेइंग बैंक लायबल नहीं रहेगा। ओके, एंड फर्दर इफ द चेक इज ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड टू बी बेरर, अगर चेक जो था वो यहां पर बेरर इंस्ट्रूमेंट था, क्या था? बेरर इंस्ट्रूमेंट था। एंड फर्दर चेक में एंडोर्समेंट में जो थी वो इरेगुलर थी, जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वाज बेरर इंस्ट्रूमेंट, वो क्या था? इंस्ट्रूमेंट था वो बेरर इंस्ट्रूमेंट था। एंड चेक को फर्दर क्या किया था? यहां पर एंडोर्स किया था, पर्सन ए ने पर्सन बी को, पर्सन बी ने पर्सन सी को, सी ने डी को एंडोर्स नहीं किया, डी ने ई को कर दिया, ई ने एफ को कर दिया। यानी कि जो रेगुलरिटी थी वो क्या है? इरेगुलर यहां पर एंडोर्समेंट है, देयर इज इरेगुलर एंडोर्समेंट। दो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, एंड जो यहां पर एंडोर्समेंट है वो यहां पर इरेगुलर है, जो एंडोर्समेंट है वो इरेगुलर है। तो यहां पर भी पेइंग बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्यों जिम्मेदारी नहीं होगी? क्योंकि बेरर इज ऑलवेज अ बेरर, बेरर इज ऑलवेज अ बेरर। तो वहां पर एंडोर्समेंट जो है वो बेमतलबी रह जाती है, उनका कोई भी मतलब नहीं रहता है, उनका कोई भी मतलब नहीं रहता है। इज दैट क्लियर? सो इफ द इंस्ट्रूमेंट इज बेरर इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोर्समेंट फिर भी उसके ऊपर की गई है एंड दोज आर इरेगुलर, तो यहां पर फिर भी पेइंग बैंक के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहां पर बेरर इंस्ट्रूमेंट के केस में एंडोर्समेंट्स जो हैं वो मीनिंगलेस रहती हैं, एंडोर्समेंट्स जो हैं वो यहां पर मीनिंगलेस रहती हैं। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 89।
Section 89 is basically related with the payment of the instrument where the alteration is not apparently visible. Where the alteration is not apparently visible. तो ऐसा भी हो सकता है ना कि चेक में alterations की गई हैं, चेक में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन चेक को जब नेकेड आइज से देखा जा रहा है तो वहां पर कुछ भी ऑल्टरेशंस विजिबल नहीं है. तो अगर ऐसा केस है, उसके केस में भी यहां पर पेइंग बैंक को क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है, तो द ऑल्टरेशंस विच आर नॉट अपेरेंटली विजिबल, इन दैट केस आल्सो द पेइंग बैंक गेट्स द protection. The paying bank gets the protection. Is that clear? And further it is related to the liability of a paying banker when customers' signatures on the check is forged. When the customer's signatures on the check is forged. So liability of the paying banker when the customer's signatures on the check is forged. That is covered under section 128. तो यहाँ पर देखिए, जो क्रॉस किया गया चेक को, क्रॉसिंग का मतलब क्या रहता है? जैसे इंस्ट्रूमेंट है ना यहाँ पर, तो क्रॉसिंग हमारे पास दो तरह की रहती है, एक रहती है जनरल क्रॉसिंग और एक रहती है स्पेशल क्रॉसिंग. तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्रॉस किया गया इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके केस में जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं दी जाएगी. यानी कि जो भी पर्सन पेई पर्सन को यहाँ पर ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं मिलेगी, कैश पेमेंट नहीं मिलेगी काउंटर के ऊपर, उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा, उसके अकाउंट में ही ये चेक जो है वो क्रेडिट किया जाएगा. इज दैट क्लियर? वो चीज रहती है. ओके, एंड मान लीजिए यहां पर जो चेक था वो यहां पर प्रेजेंट किया गया, फॉर अ क्रॉस चेक इफ द पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स द पेइंग बैंक गेट्स द प्रोटेक्शन. अगर यहां पर क्रॉस चेक के लिए पेमेंट जो की गई है एंड तो वहां पर बेसिकली जो पेइंग बैंक है उसे प्रोटेक्शन मिलती है. एंड फर्दर, लेकिन अगर यहां पर जो कस्टमर के सिग्नेचर्स हैं उनको ही फोर्ज कर दिया गया, यानी कि जो सिग्नेचर्स थे यहां पर कस्टमर के, उनकी फॉर्जिंग कर दी गई, उनको ही फोर्ज कर दिया गया, तो यहां पर पेइंग बैंक को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है. पेइंग बैंक को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है. क्यों प्रोटेक्शन नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए, कस्टमर का अकाउंट हम तभी डेबिट कर सकते हैं अगर वो हमें मैंडेट देता है, एंड वो मैंडेट उसके सिग्नेचर्स के थ्रू वेरीफाई होता है, क्योंकि बैंक के पास सिग्नेचर्स की कॉपी मेंटेन्ड है. तो यहां पर उन सिग्नेचर्स के थ्रू ही हम यहां पर वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर ने यहां पर अपने अकाउंट को क्या करना चाहता है, वो डेबिट करवाना चाहता है. लेकिन अगर सिग्नेचर्स ही फोर्ज्ड है तो उसने मैंडेट दिया ही नहीं. जब मैंडेट नहीं दिया तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि आप यहां पर कस्टमर का अकाउंट डेबिट करें. सो द बैंक वुड बी लायबल. इवन अगर सिग्नेचर्स मैच भी करते हैं, देखने को हूबहू भी लग रहे हैं, बट स्टिल अगर सिग्नेचर कस्टमर ने नहीं किया, एंड फोरेंसिक्स में ये पता चलता है कि कस्टमर ने सिग्नेचर नहीं किया है, तो बैंक की लायबिलिटी रहेगी. यहां पर बैंक को ही पैसा उसका पे करना पड़ेगा, बैंक के ऊपर वो लायबिलिटी बनी रहेगी. इज दैट क्लियर? ओके, सो दैट इज द सिंपल केस. एंड इवन अगर हमारे पास ज्वाइंट अकाउंट का केस है, लेट अस से कि पर्सन ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है, एंड यहाँ पर पर्सन ए के साइन बिल्कुल सही है, पर्सन बी के साइन जो है वो यहाँ पर फोर्ज्ड हैं, तो उसके केस में बैंक की लायबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? तो उसके केस में यहाँ पर बैंक की लायबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? जल्दी से जल्दी आपको इसका आंसर कर देना है. काइंडली डू आंसर एट द अर्लीएस्ट. तो क्या इस केस में बैंक की लायबिलिटी रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है? तो पर्सन ए एंड बी जो है वो यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है. पर्सन ए के जो सिग्नेचर्स है वो बिल्कुल सही है, पर्सन बी के जो सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पर फोर्ज्ड हैं. तो क्या इस केस में बैंक की लायबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? ज्वाइंट अकाउंट है यहाँ पर. जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा. काइंडली प्लीज डू आंसर इट एट द अर्लीएस्ट. तो आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट में मैंडेट तो ज्वाइंटली देना पड़ता है ना, तो मैंडेट तो यहां पर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली बैंक की जिम्मेदारी रहेगी, बैंक की जिम्मेदारी यहां पर भी रहने वाली है. एपरेंट टेनर का यहां पर एक मीनिंग पूछा गया है. एपरेंट टेनर का मतलब रहता है कि जैसा यहां पर इंस्ट्रूमेंट में बताया गया है होना चाहिए, उसी के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को फिल इन किया गया है, उसी हिसाब से यहां पर पेमेंट की गई है. यानी कि अगर ऑर्डर चेक था तो ऑर्डर की तरह से पेमेंट की गई है, अगर बेरर चेक था तो उन कंडीशंस को देखते हुए पेमेंट की गई है, अगर अकाउंट भी था तो उस हिसाब से पेमेंट की गई है. दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, एंड फर्दर सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनशिप है यहां पर वो क्या है, बेसिकली यहां पर बैंक का डेप्टर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है ना, तो बैंक तो यहां पर डेप्टर है एंड कस्टमर क्या है यहां पर क्रेडिटर है. तो यहां पर कस्टमर यहां पर क्रेडिटर है, तो आपके पास कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करने का राइट तभी मिलेगा अगर उसने मैंडेट दिया है. अगर मैंडेट ही सही नहीं है यानी कि फोर्ज्ड है, तो यहां पर मैंडेट भी सही नहीं है, तो एंड यहां पर आप उसके केस में लायबल रहेंगे, यानी कि पेइंग बैंक यहां पर लायबल रहेगा.
तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऑलरेडी पेमेंट यहाँ ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दैट इज सेक्शन 89। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पेइंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर अगर कोई मटेरियली ऑल्ट्रेशन है लेकिन वो विजिबल नहीं है, यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो उसके केस में यहाँ पर बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। अदरवाइज अगर पेमेंट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की गई है। एंड फर्दर सेक्शन 10 जो है वो अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स है तो यहाँ पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। सेक्शन 31 जो है वो यहाँ पर ऑब्लिगेशन को बताता है, एक स्ट्रेचररी ऑब्लिगेशन को बताता है। हम ऑलरेडी इस सेक्शन को कवर यहाँ पर कर चुके हैं। देन इट इज रिलेटेड टू चेक ट्रंकेशन। Then it is related to the check truncation. So truncation is the process of stopping the flow of the physical check issued by the drawer. यानी कि जो कोई भी फिजिकल चेक ड्रॉ किया जाता है उसको फर्दर क्लियरिंग हाउस में लगाया जाता है, तो वहां पर अब फिजिकल चेक की मूवमेंट नहीं होती है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज की मूवमेंट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली चेक को कैप्चर कर लेते हैं एंड फर्दर अब वो डाटा फर्दर आगे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है टू द ड्रॉई ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस। तो यहां पर जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चाहिए, माइकर है जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, बैंड हो गया, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटिंग बैंक हो गया, वो सभी डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है चेक के ऊपर रहेंगी, उन सभी को यहां पर से नोट कर लिया जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है। चेक ट्रंकेशन का मतलब क्या है कि चेक की फिजिकल मूवमेंट को रोक दिया गया, चेक फिजिकली अब अक्रॉस द यहां पर ब्रांचेस मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में यहां पर क्लियरिंग पर्पसेस के लिए जो चेक है उसकी फिजिकल मूवमेंट होगी। इसके साथ अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो यहां पर एसोसिएटेड कॉस्ट थी चेक को मूवमेंट को लेकर वो यहां पर खत्म हो गई। फर्दर जो चेक है उसमें यहां पर अब टाइमली उसको क्या किया जा सकता है, उसको यहां पर कलेक्ट किया जा सकता है एंड फर्दर स्ट्रीमलाइंस द एंटायर एक्टिविटी ऑफ द चेक प्रोसेसिंग। इज दैट क्लियर? दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द चेक ट्रंकेशन। तो प्रोटेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या क्या प्रोटेक्शंस रहने वाली हैं। सो एंडोर्समेंट के बारे में यहां पर हमने बात की थी, सेक्शन 85 में कवर्ड। तो सेक्शन 85(1) की जब हम बात करते हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द चेक। एंड सेक्शन 85(a) जो है दैट इज रिलेटेड विद द डिमांड ड्राफ्ट्स ओवर हियर। लेकिन वो है किससे रिलेटेड? अगर एंडोर्समेंट्स में रेगुलरिटी है तो यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है, तो यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, एंड फर्दर सिग्नेचर्स के रिलेटेड यहां पर देख लीजिए ध्यान से, सिग्नेचर्स के रिलेटेड यहां पर से ध्यान से देख लीजिए कि सिग्नेचर्स किस तरह से होने चाहिए, सिग्नेचर्स किस तरह से होने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। यहां पर सिग्नेचर्स की यहां पर रेगुलरिटी चाहिए, तो फोर्स्ड सिग्नेचर के केस में therefore the protection is available to the paying banker in case of forced endorsement too, क्योंकि एंडोर्समेंट की जेन्युइननेस को चेक करना वो किसका काम है? कलेक्टिंग बैंक का काम है। किसका काम है? कलेक्टिंग बैंक का काम है। अब कलेक्टिंग बैंक कैसे देखा गया कि जो सिग्नेचर फोर्ज नहीं है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। क्या गाइडलाइंस हैं? Payee or endorsee of a bill must himself or agent appointed by himself should sign the endorsement। जैसे कि मान लीजिए अमित ने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया राहुल के नाम में, अमित ने यहां पर इंस्ट्रूमेंट कर दिया एंडोर्स राहुल के नाम में, तो सिग्नेचर्स कौन करेगा? सिग्नेचर्स डेफिनेटली एंडोर्सर करेगा ना, एंडोर्सर विल बी साइनिंग, एंडोर्सर की साइनिंग अथॉरिटी है ना, तो एंडोर्सर यहां पर जो सिग्नेचर्स करेगा, जैसे मान लीजिए इसने लिख दिया पे टू राहुल, इसने यहां पर लिख दिया पे टू राहुल, ठीक है, तो यहां पर इसने फर्दर अपने साइन कर दिए अमित, इसने यहां पर लिख दिया अमित लिख दिया, एंड दोज आर वैलिड, ओके, ये चीज हो गई है यहां पर, एक तो ये चीज हो गई है। एंड फर्दर स्पेलिंग जो होने चाहिए सिग्नेचर्स के, दोज मस्ट बी मैचिंग टू दैट ऑफ द नेम एज अपेयरिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब हो सकता है कि अमित को भी किसने एंडोर्स किया हो इंस्ट्रूमेंट को, मान लीजिए यहां पर सुषमा ने अमित को फर्दर क्या किया था? एंडोर्स किया था। पहले सुषमा ने अमित को एंडोर्स किया था एंड फर्दर वहां पर लिखा गया था पे टू, सबसे पहले यहां पर, इससे पहले यहां पर ये लिखा गया था पे टू अमित, यहां पर लिखा गया था पे टू अमित एंड फर्दर सुषमा ने यहां पर अपने साइन कर दिए। दैट वाज द केस। अब यहां पर अगर अमित के साइन यहां पर लिखे रहते, अगर अमित के यहां पर जो स्पेलिंग है अगर वो लिखे रहते AMEET लिखे रहते, अमित लिखे रहते, ठीक है, तो उसके केस में जब अमित ने यहां पर फर्दर एंडोर्समेंट की थी राहुल के नाम में, तो उसको भी यहां पर सिग्नेचर्स जो करने पड़ते वो ऐसे ही, अपना जो नाम लिखना पड़ता ऐसे ही लिखना पड़ता, ठीक है। एंड इवन अगर वो कैपिटल लेटर में लिख देगा, मान लीजिए अगर उसने लिख दिया AMEET, चाहे स्पेलिंग मैच कर रहे हैं लेकिन कैपिटल लेटर में जो एंडोर्समेंट है वो वैलिड हम नहीं मानते हैं, वो यहां पर वैलिड हम नहीं मानते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है।
दैट इज द रिलेटेड केस ओवर हियर, दैट इज रिलेटेड टू द रूल्स रिलेटेड टू द एंडोर्समेंट। तो क्या क्या रूल हमने पढ़े? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पेई है वो खुद साइन करेगा, या फिर जो यहां पर एंडोर्सी है वो खुद साइन करेगा, या उनके द्वारा अपॉइंटेड जो एजेंट है वो साइन करेगा यहां पर एंडोर्समेंट के लिए। जो एंडोर्समेंट है दैट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, that should not be in capital letters if payable to two or more persons. If payable to two persons, both of them must endorse in their handwriting. Both of them must be endorsing in their handwriting. What does it mean? If यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा रहा था, अगर लिखा हुआ था पे टू पर्सन ए बी, तो यहां पर ए एंड बी दोनों को एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए पर्सन ए एंड बी ने फर्दर एंडोर्समेंट करनी है पर्सन सी के नेम में, पर्सन ए एंड बी ने फर्दर एंडोर्समेंट करनी है पर्सन सी के नेम में, तो यहां पर पर्सन सी जब ये लिखेंगे ना फर्दर पे टू सी, तो यहां पर ए भी साइन करेगा एंड बी भी साइन करेगा, तब ये एंडोर्समेंट वैलिड मानी जाएगी। तब ये जो एंडोर्समेंट है वो यहां पर वैलिड मानी जाएगी। इज दैट ये चीज क्लियर हो गई है यहां पर? नेक्स्ट अभी चलते हैं, इट इज रिलेटेड टू पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया। जो पेमेंट जो है इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से की गई है, गुड फेथ में की गई है, बिना किसी नेग्लिजेंस की गई है, उस पर्सन को की गई है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का यहां पर पोजेशन है। एंड फर्दर किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर बैंक के पास ये मानने का कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी हक नहीं है इस चीज का कि जो पर्सन पेमेंट लेने आया है वो उस पेमेंट लेने को हकदार, इस पेमेंट को लेने का हकदार नहीं है। तो अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, देन इट इज सेड टू बी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। Then it is related to endorsement in bearer instrument। अगर bearer चेक है तो वहां पर जो endorsements हैं those are all meaningless। तो यहां पर सेक्शन 85(2) के अंदर यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है टू द पेइंग बैंक। एंड फर्दर चेक विद मटेरियल ऑल्टरेशन नॉट विजिबल विद नेकेड आई, दैट इज आल्सो वहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर क्रॉस चेक अंडर सेक्शन 128 इफ पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स। अगर सेक्शन 128 के अंदर जो पेमेंट है वो यहां पर इन ड्यू कोर्स की गई है क्रॉस चेक के रिलेटेड, तो वहां पर भी यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है। तो वहां पर भी पेइंग बैंक जो है उसको यहां पर प्रोटेक्शन मिलती है। इज दैट क्लियर? सो कुछ एक केसेस यहां पर ऐसे हैं, जिनके केस में यहां पर कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिनके केस में यहां पर जो बैंक है उसे पेमेंट नहीं करनी है, लाइक इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द ड्रॉ। देखिए जब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप खत्म हो गया तो बैंक यहां पर पेमेंट नहीं कर सकता। देखिए वहां पर बैंक पेमेंट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए पर्सन ए ने यहां पर पर्सन बैंक के साथ अकाउंट चल रहा था, पर्सन ए का बैंक के साथ अकाउंट चल रहा था, पर्सन ए ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया पर्सन बी को, एंड फर्दर दैट इंस्ट्रूमेंट वाज ड्रॉन ऑन 12th of September। बट ऑन 20th of September पर्सन ए की डेथ होगी एंड दैट इज इन नॉलेज ऑफ द बैंक। तो ये चीज बैंक की नॉलेज में है। तो यहां पर पर्सन बी एक इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करता है जो कि सिग्नेचर किया गया था 12 सितंबर को, उसको प्रेजेंट कर दिया गया। तो क्या इसकी पेमेंट की जाएगी या नहीं की जाएगी? जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। तो क्या इस केस में पेमेंट की जाएगी या नहीं की जाएगी? जल्दी से जल्दी इस चीज का आंसर कर दीजिए। अगर यहां पर पर्सन ए ने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया था 12 सितंबर को एंड फर्दर 20 सितंबर को उसकी डेथ हो जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे फर्दर आज की डेट में मान लीजिए 30 अक्टूबर को प्रेजेंट किया गया, तो क्या इसके केस में पर्सन बी को पेमेंट की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसके रिलेटेड आपको आंसर करना है। इज दैट क्लियर? जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। तो क्या आप यहां पर पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? द अमाउंट विल नॉट बी पेड। तो अमाउंट की पेमेंट नहीं होगी, इस चीज को जान लीजिए। तो अगर पर्सन की डेथ हो चुकी है, चाहे इंस्ट्रूमेंट पहले ड्रॉ किया गया था, बट फिर भी आप यहां पर उसके अकाउंट को अब डेबिट नहीं कर सकते, आप पेमेंट नहीं करेंगे। अगर यहां पर कस्टमर की डेथ हो चुकी है, इंडिविजुअल कस्टमर था, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट था कस्टमर का, या फिर जॉइंट अकाउंट थे, या फिर HUF पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट था, तो क्योंकि यहां पर कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ही यहां पर खत्म हो गया है, तो आप यहां पर पेमेंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू कंपनी इन लिक्विडेशन। तो अगर कंपनी ने लिक्विडेशन, देखिए अदरवाइज तो अगर कंपनी का अकाउंट चल रहा है, जैसे मान लीजिए ABC कंपनी थी यहां पर, एंड ABC कंपनी के D1 एंड D2 ऑथराइज्ड डायरेक्टर्स थे जिनके सिग्नेचर्स के साथ पेमेंट हो सकती थी। D1 की अगर डेथ हो भी जाती है एंड फर्दर इनकी डेथ से पहले इन्होंने साइन किया हुआ चेक प्रेजेंट होता है, तो उसके केस में पेमेंट की जाएगी, चेक पेमेंट की जाएगी, क्योंकि कंपनी का यहां पर क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी चलती रहती है, कंपनी का है परपेचुअल सक्सेशन, उसकी पेमेंट की जाएगी। लेकिन अगर यहां पर कंपनी जो है वो इन लिक्विडेशन है,
अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में, कंपनी दिवालिया हो चुकी है, तो उसके लिक्विडेशन के केस में जो है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं ना कंपनी के, वो किसके पास होते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास आ जाते हैं। वो किसके पास आ जाते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर में आ जाते हैं। तो वहां पर अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड कि अगर मोड ऑफ ऑपरेशंस एनी वन हो तो डेफिनेटली उस केस में पेमेंट कर सकते हैं सर। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट्स, जो ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं, उनकी केस की बात कर रहा हूं। अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं तो वहां पर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, देन इट इज रिलेटेड टू इंसेन कस्टमर्स। अगर जो कस्टमर है वो पागल हो गया है, इंसेन हो गया है, तो इंसैनिटी के साथ भी जो कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। इन केस ऑफ इनसॉल्वेंट ड्रॉअर, when the customer is adjudicated insolvent, तो अगर यहां पर कस्टमर जो है उसे किसी कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उसके जो भी बैलेंसेस हैं, उसके अकाउंट के जो भी बैलेंसेस हैं, दोज आर नाउ वेस्टेड विद द ऑफिशियल रिसीवर, यानी कि जो भी ऑफिशियल असाइनी है, जिसको उसके एसेट्स जो असाइन किए गए हैं, वो उनका हकदार है, वो उनका लेखा जोखा रखेगा। तो यहां पर इंसॉल्वेंट कस्टमर जो कि एडजुडिकेटेड है बाय द कोर्ट, तो वो भी यहां पर क्या नहीं कर पाएगा? उसके अकाउंट को भी आप डेबिट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन ये चीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। आप अगर एडजुडिकेटेड है तो ऐसा कोई नोटिस जो है वो बैंक की तरफ से आपके पास आ जाना चाहिए, तब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इंसैनिटी से रिलेटेड भी यही चीज है कि इंसैनिटी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई नोटिस पहुंचा है कस्टमर का, तब आप ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर पहले बिल्कुल सही था, आपने पेमेंट कर दी, बाद में कस्टमर इन बिटवीन पागल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, इसी तरह से डेथ ऑफ ड्रॉअर के केस में भी यही चीज रहती है। इट मस्ट बी इन द नॉलेज ऑफ द बैंक। अगर बैंक की नॉलेज में है बट फिर भी अगर बैंक ने ऐसा किया तो वो बैंक लायबल रहेगा। अगर बैंक की नॉलेज में नहीं है एंड फिर अगर यहां पर पेमेंट की गई तो बैंक की लायबिलिटी वहां पर नहीं रहती है। देन इट इज रिलेटेड टू काउंटर मांडिंग, यानी कि चेक की स्टॉप पेमेंट की गई है तो वहां पर भी बैंक पेमेंट नहीं कर सकता। एंड और केसेस कौन से हो सकते हैं? अगर जहां पर चेक जो है पोस्ट डेटेड है, यानी कि जो चेक है उसके ऊपर 12 दिसंबर की डेट डाली गई है एंड आज की डेट में मुझे चेक दे दिया, तो मैं 12 दिसंबर तक यहां पर चेक की पेमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। तो यहां पर लीगैलिटी के हिसाब से अगर देखूं तो मैं चेक का ऑनर कब बनूंगा? जब यहां पर मैं 12 दिसंबर को चेक की पेमेंट लेने जाऊंगा। ओके, केस लॉज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंक। केस लॉज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग बैंक। तो कलेक्टिंग बैंक मैंने आपको बताया था, कलेक्टिंग बैंक जो है वो यहां पर एक चेक जो है वो चेक को कलेक्ट करता है एज एन एजेंट। चेक को कैसे कलेक्ट करता है? एज एन एजेंट कलेक्ट करता है, या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह कलेक्ट करता है। तो या तो आपने चेक को एंडोर्स कर दिया होगा बैंक के नाम में, या फर्दर वो एक आपके एजेंट की तरह चेक को कलेक्ट कर लेता है। तो दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ना कौन से चेक की कलेक्शन की जा सकती है? विच इज क्रॉस्ड स्पेसिफिकली और जनरली टू द बैंक। अगर जो चेक है वो क्रॉस्ड नहीं है जनरली या स्पेसिफिकली, तो यहां पर बैंक कलेक्ट नहीं करेगा चेक को। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि जो इंस्ट्रूमेंट है डेट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है डेट इज एन बियरर इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके केस में बैंक उसे कलेक्ट नहीं करेगा। कलेक्टिंग जो बैंक है वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ और सिर्फ तभी कलेक्ट करेगा इफ इट इज जनरली और स्पेसिफिकली क्रॉस टू द कलेक्टिंग बैंक। ओके, एंड फर्दर क्रॉसिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्रॉसिंग होती कौन कौन सी है। तो दो तरह की क्रॉसिंग होती है। वन, इट इज अ जनरल क्रॉसिंग। वन, इट इज अ जनरल क्रॉसिंग, जहां पर जो चेक का फेस है, जहां पर जो चेक का फेस है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दो ट्रांसफर पैरेलल लाइन आप जो बनाते हैं, एंड फर्दर उसमें वर्ड्स जो है डेट इज नॉट नेगोशिएबल एटसेट्रा आप उसमें मेंशन करते हैं, डेट इज बेसिकली जनरल क्रॉसिंग। उसे हम जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। सो जनरल क्रॉसिंग एक पेइंग बैंक को क्या है? डायरेक्शन। जनरल क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक कि ओवर द काउंटर, अक्रॉस द काउंटर चेक की पेमेंट नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई पर्सन कैश पेमेंट लेने आया है तो उसको कैश पेमेंट नहीं दी जाएगी। दैट इज बेसिकली डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक। तो ये पेइंग बैंक को एक डायरेक्शन है। ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू स्पेशल क्रॉसिंग। जो दूसरी क्रॉसिंग रहती है वो स्पेशल क्रॉसिंग रहती है। अब जनरल क्रॉसिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहां पर नॉट नेगोशिएबल लिखा गया है, लेकिन ये कोई भी बैंक कलेक्ट कर सकता है। इसे कोई भी बैंक कलेक्ट कर सकता है। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। स्पेशल क्रॉसिंग के केस में बैंक का नाम या ब्रांच का नाम वहां पर मेंशन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो ट्रांसफर पैरेलल लाइन है वो यहां पर आप ट्रांसफर पैरेलल लाइन बनाते हैं या फिर नहीं भी बनाते हैं, लेकिन आप उसके बीच में बैंक का नाम लिख देते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने लिख दिया ABC बैंक लिख दिया यहां पर। तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा कलेक्ट होगा? दैट विल बी कलेक्टेड बाय द ABC बैंक ओनली। तो ABC बैंक के द्वारा ही कलेक्ट किया जा सकता है।
तो यहां पर पेइंग बैंक के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि वो अगर इंस्ट्रूमेंट जो है एबीसी बैंक के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है तभी यहां पर वो पेमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी आपको यहां पर? ओके, दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग। तो यहां पर जो वर्ड्स हैं वो नॉट नेगोशिएबल लिख भी सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बैंक का जो नेम है दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज अ नेसेसिटी। ठीक है, ये चीज यहां पर रहती है। आफ्टर दैट स्पेसिमेन आपको दिखा दे रहा हूं, ये जनरल क्रॉसिंग के स्पेसिमेन है जहां पर दो ट्रांसफर्स पैरेलल है या बीच में अकाउंट पे लिख रखा है या फिर नॉट नेगोशिएबल लिख रखा है। जो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है वो बेसिकली कस्टम्स के हिसाब से किसी भी तरह के एक्ट में अकाउंट पे ही क्रॉसिंग डिफाइंड नहीं है। जो अकाउंट पे ही क्रॉसिंग है वो किसी भी तरह के एक्ट में डिफाइंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कस्टम्स के हिसाब से इस क्रॉसिंग को बनाया गया। ओके, एंड फर्दर आपको स्पेशल क्रॉसिंग के बारे में बता देता हूं कि क्योंकि ये आमतौर पर आपको देखने में नहीं मिलती है। तो अगर बैंक का नाम मैंने यहां पर दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिए, ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस भी इवन यहां पर नेसेसिटी नहीं है, लेकिन बैंक का नाम लिखा होना जरूरी है। तो अगर यहां पर स्पेसिफिकली बैंक का नाम लिखा गया है तो ये जो कलेक्शन होगी चेक की वो सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक के थ्रू ही होगी। एंड अगर सेम ही बैंक की दो डिफरेंट ब्रांचेस का नाम लिखा गया, जैसे मान लीजिए ब्रांच ए ब्रांच बी लिखा गया है, तो उसे सेम बैंक को ही क्रॉस्ड माना जाएगा। यानी कि जो क्रॉसिंग होती है स्पेसिफिकली एक बैंक को हो सकती है लेकिन स्पेसिफिकली एक ब्रांच को नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो जनरल क्रॉसिंग है उसके लिए ट्रांसवर्स जो लाइंस हैं वो यहां पर नेसेसिटी है, यानी कि ये दो ट्रांसवर्स लाइन जो पड़ेंगी यहां पर जनरल क्रॉसिंग के केस में वो नेसेसिटी है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग के केस में इनकी जरूरत नहीं है। एंड फर्दर क्रॉसिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेक्स के ऊपर एप्लीकेबल है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एंड प्रोमिसरी नोट के केस में क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगर चेक जो है वो हम दो या उससे ज्यादा ब्रांचेस को क्रॉस कर देते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी क्रॉस्ड ओनली एंड ओनली टू वन बैंक ओनली। एंड पेइंग बैंक को क्रॉस चेक के केस में क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। प्रोटेक्शन किसको मिलती है? पेइंग बैंक को मिलती है एज पर द सेक्शन 128 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट जो था वो पर्सन ए के नेम में क्रॉस किया गया था, पर्सन ए के नेम में क्रॉस इंस्ट्रूमेंट किया गया था एंड पर्सन ए से ये जो चेक था वो लॉस्ट हो जाता है एंड किसी और पर्सन को मिल जाता है एंड कोइंसिडेंस देखिए उसका नाम भी पर्सन ए था। तो अगर वो इस चेक की पेमेंट ले लेता है तो यहां पर पेइंग बैंक ने अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से पेमेंट की है, गुड फेथ में पेमेंट की है, यानी कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है, तो वो यहां पर प्रोटेक्शन मिल जाती है। किसको? यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाती है अंडर द सेक्शन 128, क्योंकि उसने जो पेमेंट की है पेइंग बैंक ने वो यहां पर पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है एंड फर्दर क्रॉस्ड चेक की पेमेंट की है एंड फर्दर उसी पर्सन के अकाउंट में पेमेंट की है जिसका जो नाम था वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन्ड है। तो यहां पर पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर द सेक्शन 128 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इज दैट क्लियर? तो लास्ट जो रहा पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो अकाउंट पे क्रॉसिंग के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन एनी ऑफ द एक्ट। तो किसी भी तरह के एक्ट में ये डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कस्टम एंड यूजेज का एक आउटकम है एंड उसकी वजह से ही हम इसको यूज करते हैं। ऐसा किसी भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। देन इट इज रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक। तो स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन यहां पर मिलती है कलेक्टिंग बैंक को related to the that is covered under section 131 of the negotiable instrument act. So a banker who has in good faith without negligence received payment for a customer of a check crossed generally or specially to the bank itself, in case the title to the check proves defective, incur any liability to true owner of the check by reason only of having the received such payment. तो यहां पर एक चीज में ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो लॉस्ट हो गया तो यहां पर कलेक्टिंग बैंक को वहां पर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलती है सेक्शन 131 के अंदर। कैसे मिलती है? यहां पर देखिए सेक्शन पर्सन ए से यहां पर इंस्ट्रूमेंट अगर लॉस्ट हो जाता है, पर्सन ए से इंस्ट्रूमेंट अगर यहां पर लॉस्ट हो जाता है तो ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर जो पर्सन को मिला उसने यहां पर चेक अपना इंस्ट्रूमेंट जो था वो फोर्ज कर दिया, या फिर मान लीजिए उसने यहां पर इंस्ट्रूमेंट को फोर्ज ना करते हुए अपने नेम में कुछ ना कुछ चेंजेस किए। जैसे मान लीजिए ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो ड्रॉन था शिवम के नाम से एंड फर्दर जिस पर्सन को इंस्ट्रूमेंट मिला उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवम गुप्ता। उसका नेम था यहां पर शिवम गुप्ता। तो उसने यहां पर अपने इस चीज का फायदा उठाया एंड अल्टीमेटली ये जो चेक था अपने अकाउंट में उसने यहां पर
क्रेडिट करवा लिया। अब कलेक्टिंग बैंक ने यहां पर गुड फेथ में यहां पर कलेक्शन की है, बिना किसी नेग्लिजेंस की कलेक्शन की है, तो कलेक्टिंग बैंक के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कलेक्टिंग बैंक को एक स्टेचुटरी प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जो चेक था वो क्रॉस्ड था, चेक वॉज क्रॉस्ड टू द कलेक्टिंग बैंक। तो ठीक है, तो बैंक ने यहां पर अपने क्रॉस की वजह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट को कलेक्ट किया है, गुड फेथ में कलेक्ट किया है। अब अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव था तो यहां पर जो कलेक्टिंग बैंक है उसकी यहां पर लायबिलिटी जो है वो यहां पर नहीं बनेगी किसी भी ऐसी पेमेंट को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसने यहां पर बिना किसी नेग्लिजेंस के पेमेंट को रिसीव किया है। इज दैट क्लियर? दैट इज बेसिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 131। ओके, लेकिन अगर वहीं पर मान लीजिए कोई एक डायरेक्टर था कंपनी के कोई एक डायरेक्टर थे, एंड यहां पर कंपनी के नेम में यहां पर चेक आपको रिसीव हुआ, कंपनी के नेम में चेक रिसीव हुआ, एंड फर्दर हमें पता है कि वो डायरेक्टर जो है उस कंपनी का डायरेक्टर है जिसका चेक रिसीव हुआ है, एंड यहां पर जो अमाउंट था वो डायरेक्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। किसके अमाउंट में क्रेडिट कर दिया? डायरेक्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। सो दैट विल अमाउंट टू व्हाट? दैट विल अमाउंट टू कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि कंपनी के नाम में इंस्ट्रूमेंट था, आपने डायरेक्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। डायरेक्टर इज नॉट द ऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्टर इज नॉट द ऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर that will amount to what? That will amount to the conversion of the instrument. Is that clear? Then it is basically covered related with the conditions for protection. तो क्या क्या conditions होनी चाहिए? The collecting bank should have acted in good faith. Good faith में काम किया हो, बिना किसी negligence के काम किया हो, and payment जो है वो customer के लिए receive की हो। He should have received payment for a customer and check must be generally और स्पेशली क्रॉस्ड टू द कलेक्टिंग बैंक। तो अगर चेक जो है वो क्रॉस्ड नहीं है एंड कलेक्टिंग बैंक कलेक्ट कर लेता है पेमेंट को, एंड उसके केस में जो टाइटल जो है वो डिफेक्टिव निकलता है, तो उसके केस में कलेक्टिंग बैंक लायबल रहेगा। लेकिन इफ द चेक इज जनरली और स्पेशली क्रॉस्ड टू द बैंक, एंड फर्दर जो बैंक है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए कलेक्शन कर रहा है विदाउट एनी नेग्लिजेंस एंड गुड फेथ में कलेक्शन कर रहा है, एंड फिर उसके बाद टाइटल में डिफेक्टिव निकलता है, तो यहाँ पर कलेक्टिंग बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। दोनों चीजों में डिफरेंस समझना जरूरी है, तो क्रॉसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फर्दर आपके पास एक चेक रिसीव हुआ, पर्सन ए ने एक चेक आपको दिया, ठीक है, तो बैंक में एक चेक यहां पर कलेक्शन के लिए दिया गया, एंड द चेक वाज नॉट क्लोज्ड, चेक क्रॉस्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या बैंक इस चेक को क्रॉस कर सकता है? क्या बैंक जो है वो इस चेक को क्रॉस कर सकता है? सिंपली यहां पर जो चेक का फेस है उसके ऊपर पैरेलल लाइन से डालनी है, तो क्या बैंक ऐसा कर सकता है? काइंडली प्लीज जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, बैंक को एक अनक्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट मिला है, तो क्या बैंक यहां पर उसकी क्रॉसिंग कर सकता है इंस्ट्रूमेंट की या नहीं कर सकता है? जल्दी से जल्दी आपको इसके ऊपर एक कमेंट देना है यहां पर। एंड फर्दर पर्सन ए ने ये इंस्ट्रूमेंट दिया, पर्सन ए के नेम में ये इंस्ट्रूमेंट था, तो क्या पर्सन ए इस इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस कर सकता है? पर्सन ए ने एक इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता? यानी कि यहां पर एक पर्सन है पे, यानी कि जिसको हम अकाउंट पे ही कहते हैं, अकाउंट पे ही यहां पर क्रॉसिंग कर सकता है या बैंक क्रॉसिंग कर सकता है? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो आपको सिंपल से एक चीज बता देता हूं कि बैंक किसी भी तरह के चेंजेस यहां पर इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर सकता। बैंक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहां पर किसी भी तरह के चेंजेस जो है वो नहीं कर सकता है, तो यहां पर बैंक तो बिल्कुल भी क्रॉसिंग नहीं करेगा, बैंक यहां पर बिल्कुल भी क्रॉसिंग नहीं करेगा। सो बैंक इज नॉट अलाउड टू डू सो। लेकिन क्या यहां पर जो कस्टमर था, अकाउंट पे ही कस्टमर है, क्या वो यहां पर क्रॉसिंग कर सकता है? बिकॉज यहां पर वो क्रॉसिंग कर पाएगा। क्यों? क्योंकि होल्डर का राइट है। किसका राइट है? होल्डर या फिर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उनका ये राइट रहता है, उनका ये अधिकार रहता है कि वो यहां पर इंस्ट्रूमेंट को क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि एक अनक्रॉस्ड इंस्ट्रूमेंट को जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकता है, एंड इवन जनरल क्रॉसिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल क्रॉसिंग बाय द होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। इज दैट क्लियर? तो ये चीज यहां पर हो सकती है क्योंकि होल्डर के पास राइट है कि वो इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर सकता है। इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, वहां पर उन्हें क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन उसे कवर कर सकता है, लेकिन बैंक यहां पर किसी भी तरह के चेंजेस यहां पर नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू ड्यूटीज ऑफ द कलेक्टिंग बैंक। तो ड्यूटीज ऑफ कलेक्टिंग बैंक क्या रहेंगी? ड्यूटी टू ओपन द अकाउंट विद रेफरेंसेस एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। देखिए, अब यहां पर अगर आपके पास कोई पर्सन आया, रतन,
कोई पर्सन आया रतन, एंड फर्दर उसके आधार कार्ड पर नाम है रतन, ठीक है, लेकिन उसने अकाउंट ओपन करने के लिए कहा कि मैं रतन सिंह के नाम पर अकाउंट ओपन करना चाहता हूं, जबकि उसके पास कोई भी स्टैंडिंग प्रूफ नहीं है रतन सिंह के नाम में, तो क्या आप उसका अकाउंट ओपन कर देंगे रतन सिंह के नाम में? नहीं करेंगे। जो यहां पर नेम मेंशन है आधार कार्ड के ऊपर, उसी के बेस पर उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और नेम में उसका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहां पर अकाउंट जो भी ओपन करना है वो प्रॉपर प्रूफ्स के साथ ओपन करना है, एंड फर्दर वहां पर कोई ना कोई रेफरेंसेस होने चाहिए, वहां पर कोई ना कोई रेफरेंसेस होने चाहिए कि वो पर्सन जो है वो एक वैलिड पर्सन है। आज की डेट में तो वैसे देखिए जो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं, बायोमेट्रिक्स के साथ आपका KYC हो जाता है, तो आपको किसी भी तरह के फर्दर थर्ड पार्टी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन कम से कम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पूरा का पूरा होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। एंड फर्दर ड्यूटी टू कंफर्म द रेफरेंस वेयर द रेफरेंस इज नॉट नोन, तो अगर रेफरेंस का भी नहीं पता है उस केस में आपको रेफरेंस का भी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको। तो यहां पर जहां पर रेफरेंस भी नहीं है तो वहां पर रेफरेंसेस का कंफर्मेशन भी आपको लेना पड़ेगा। एंड ड्यूटी टू इंश्योर क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग, तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चेक है वो जनरली यहां स्पेसिफिकली यहां पर क्रॉस होना चाहिए, अगर क्रॉस नहीं है तो बैंक इसे रिफ्यूज कर देगा। ओके, इज इट क्लियर? अब फर्दर हम बात करने वाले हैं यहां पर रिलेटेड टू ड्यूटी टू वेरीफाई द इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर अगर कोई एपरेंट डिफेक्ट देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट में, उस चीज को कंफर्म करना। फर्दर ड्यूटी टू कंसीडर द स्टेट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर है जो कि यहां पर काफी ज्यादा मुझे पता है कि ये कस्टमर जो है ये काफी ज्यादा गरीब कस्टमर है, इसकी रूटीन में इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं होती है, मुझे पता है कि नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, अब उसके अगर अकाउंट में मुझे 1 करोड़ का चेक देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आई शुड बी इंक्वायरिंग एज अ बैंक, तो ये यहां पर मेरी ड्यूटी बनती है। सो ड्यूटी टू कंसीडर द स्टेट ऑफ द कस्टमर, द कलेक्टिंग बैंकर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द स्टेटस ऑफ द कस्टमर एंड द वेरियस ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द कस्टमर्स अकाउंट, तो कस्टमर के अकाउंट में कैसी कैसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कस्टमर की प्रोफाइल से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है। कस्टमर के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। सो आई मस्ट बी विजिलेंट, मुझे यहां पर विजिलेंट रहना है, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। एंड फर्दर नेग्लिजेंस ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन कलेक्टिंग चेक्स पेबल टू थर्ड पार्टीज, द कलेक्टिंग बैंक मस्ट मेक नेसेसरी इंक्वायरीज बिफोर एनी थर्ड पार्टी चेक्स आर कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी चेक्स को कलेक्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, उसके केस में यहां पर जो कलेक्टिंग बैंक है उसको खास करके ध्यान रखना है, खास करके ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर?